नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। टीएनसी नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। एडवांस सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि हम एडवांस सीरीज के अंदर कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है वो पढ़ रहे हैं, और कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है दोस्तों, उसकी हमारी आज ये 5वीं क्लास है, और हमारी एडवांस सीरीज की हमारी 108वीं क्लास है। एडवांस सीरीज के अंदर अभी तक हमने बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों वो अभी तक पढ़े हैं। जिन भी बच्चे ने पिछली जो क्लासेज नहीं ली हैं वो जाकर देख सकता है। हमने ओबीजी के बारे में बात की है। इसके अलावा एमएसएन के लगभग सारे सिस्टम मैंने आपको करवा दिए हैं। लास्ट जो हमारा सिस्टम जो चल रहा है दोस्तों, चल रहा है जो कार्डियोवैस्कुलर जो सिस्टम है वही चल रहा है। इसके बाद में अगला जो सब्जेक्ट है वो हम पीडियाट्रिक पढ़ेंगे। कुछ टॉपिक मैंने आपको साइकेट्रिक के भी पढ़ाए हैं। साइकेट्रिक के जो कुछ टॉपिक्स है दोस्तों वो आपको मिलेंगे 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की लिस्ट में। 100 मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है उसकी लिस्ट के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स जो मैंने पढ़ाए हैं वो मिल जाएंगे। बाकी के जितने भी जो साइकेट्रिक के जो टॉपिक बचे हुए हैं दोस्तों वो मैं आपको करवाता रहूंगा, 100 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, जैसे सिजोफ्रेनिया है, ये भी मैंने इसमें करवा रखा है आपको। ठीक है, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है, ये वाला करवा दिया था मैंने। ऑर्गेनिक जो ब्रेन डिसऑर्डर है वो भी मैंने करवा दिया आपको। तो काफी सारी चीजें करवा रखी है, आप जाके देख सकते हो। पूरी जो टर्मिनोलॉजी है साइकेट्रिक की वो भी हमने करवा दी। और मेडिकल सर्जिकल जो नर्सिंग है दोस्तों उसके सारे सिस्टम हमने पढ़ लिए हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारा ये एक सिस्टम बच रहा है इसके अंदर, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इसके बाद में हमारा जो एमएसएन है दोस्तों वो भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम पीडियाट्रिक सब्जेक्ट को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट के हम स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो पहला क्वेश्चन है कोई काम का नहीं है, ये हमारे कोई फायदेमंद नहीं है, बस वैसे बता देता हूँ जनरली आपको। इस क्वेश्चन में दोस्तों ये दे रखा है कि भाई विच टॉपिक शुड द नर्स डिटरमाइन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन प्रेजेंटिंग हेल्थ रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस टू क्लाइंट फ्रॉम एन अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी। मतलब अमेरिका के अंदर ऐसे लोग जो अफ्रीका से आए हैं और अफ्रीकन अमेरिकन क्या बन गए हैं, कम्युनिटी बन गए हैं। मतलब कि मान लो कि मदर फादर में से एक अमेरिकन हो, एक अफ्रीकन हो। ठीक है, तो वो जो कम्युनिटी कहलाती है वो क्या कहलाती है, आपकी अफ्रीकन अमेरिकन कंट्री कहलाती, वो कम्युनिटी कहलाती है। और इन कम्युनिटीज के अंदर हाइपरटेंशन के जो चांसेस जो होते हैं ना दोस्तों वो क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। ऐसी कम्युनिटीज में ऐसा माना जाता है कि 30% लोग हाइपरटेंशन से गुजर रहे होते हैं। लेकिन इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से ये क्वेश्चन जो है वो कोई काम का नहीं है। हाँ, अगर इसमें मान लो वैसे एशियन ओशियन भी लिखा हुआ होता तो भी तो थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता था, लेकिन हमारे लिए ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, इसको वहां पे आप क्रॉस कर सकते हो। या जो बच्चा आगे फॉरेन की तैयारी कर रहा है, एनक्लेस की प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो इस क्वेश्चन को पढ़ सकता है। तो इसमें कुछ नहीं है, बस हाइपरटेंशन ज्यादा होता है ऐसे लोगों के अंदर। अब हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है दोस्तों, जो आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन होगा। मेन क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों कि एम्लोडिपिन है वो प्रिस्क्राइब की है एक क्लाइंट के लिए जिसको क्या है, हाइपरटेंशन है। विच रेस्पॉन्स टू द मेडिकेशन शुड द नर्स इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू रिपोर्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। भाई ऐसी कौन सी जो प्रॉब्लम है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करनी चाहिए, वो मतलब कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जो कि रिपोर्ट करनी चाहिए हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, अगर जो पेशेंट है वो एम्लोडिपिन ले रहा है और उसके अंदर ये देखने को मिलती है, जैसे ब्लड विजन, डिजीनेस, एक्सेसिव यूरिनेशन और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। तो मैंने आपको कुछ तो इसमें पढ़ा दिया है, कुछ जो चीजें नहीं बताई वो मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको। पिछली जो क्लास है उसमें हमने कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर है दोस्तों, उसमें हमने जो एम्लोडिपिन है इन सब के बारे में क्या की थी, बात की थी। तो एम्लोडिपिन सबसे पहला क्वेश्चन तो एक बार निफिडिपिन का आया हुआ है। मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि निफिडिपिन जो है वो कौन सी कैटेगरी ड्रग है। तो एम्लोडिपिन का भी याद रख लेना कि एम्लोडिपिन इज ए कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। चैनल ब्लॉकर एक कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है दोस्तों। ये जो ड्रग है क्या काम करती है कि हमारी जो मसल्स हैं, जैसे मान लो ब्लड वेसल्स की मसल्स हैं, हार्ट की जो मसल्स हैं, इनके अंदर कैल्शियम की जो एंट्री है दोस्तों उनको क्या करती है, प्रिवेंट करती है। कैल्शियम की एंट्री को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, जिसके कारण जो ब्लड वेसल्स उनमें क्या हो जाता है दोस्तों, वैसोडाइलेशन हो जाता है। जिनके कारण क्या हो जाता है, वैसोडाइलेशन। और जब कभी भी वैसोडाइलेशन होगा तो उसके कारण जो दोस्तों बीपी है वो हमेशा क्या होगा, कम होगा। इसलिए कैल्शियम चैनल जो ब्लॉकर है वो एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। कैटेगरी है इसकी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। और इसकी जो ड्रग्स आती हैं एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन, निफेडिपिन, डिल्टियाजेम और वेरापेमिल आती हैं। अदर जो ड्रग्स हैं याद हो जाएंगे आपको, मैं बार बार लिखूंगा तब। तो अदर जो ड्रग्स आती हैं इसके अंदर वो आती हैं फिलोडिपिन, निफेडिपिन, निफेडिपिन, डिल्टियाजेम और वेरापेमिल, वेरापेमिल। ठीक है, ये सारी ड्रग्स इसके अंदर क्या होती हैं दोस्तों, इंक्लूड होती हैं। ठीक है,
डिल्टियाचम और वेरापेमिला ये हार्ट के ऊपर काम करती है मेनली। एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन और निफेडिपिन मेनली ब्लड वेसल्स के ऊपर काम करती हैं। इसलिए ब्लड वेसल्स पे काम करने के कारण एम्लोडिपिन, फिलोडिपिन और निफेडिपिन को हम पेरिफेरल कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एक तरह से क्या काम कर रही हैं दोस्तों कि जो स्मूथ जो मसल्स हो रही हैं उनको क्या कर रही हैं, रिलैक्स करने का काम कर रही हैं, क्योंकि कैल्शियम की एंट्री को रोक रही तो कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रहा, तो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को भी कम कर रही है। साथ में हार्ट में कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि कैल्शियम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी। आपको पता है जब कैल्शियम ही नहीं होगा तो वहां पर कार्डियक जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है दोस्तों वो क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। तो वो ही काम करता है। फिर इसकी बात करते हैं दोस्तों साइड इफेक्ट की। जो ये क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड आया है, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट वो आपको याद करने हैं। पहला जो साइड इफेक्ट है दोस्तों, ये जीआई ट्रैक्ट के ऊपर भी, उनकी मसल्स के ऊपर इसी प्रकार काम करती है। तो वहां पर क्या काम करती है, पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट को कम कर देती है। जब पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कम होगा तो उसके कारण जो पेशेंट है दोस्तों उसको क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन। या दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी को जब कभी भी कोई भी ड्रग जब कम करती है तो उसके कारण क्या हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है। तो उसके कारण क्या हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया। बीपी को अगर ये ज्यादा कम कर देगी तो उसके कारण पेशेंट के अंदर हाइपोटेंशन भी हो सकता है। ठीक है भाई, बीपी को कम कर रही है, वैसोडाइलेशन कर रही है, और वैसोडाइलेशन जब होगा, अब वैसोडाइलेटर्स जो मैंने आपको पढ़ाए थे जैसे कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड और हाइड्रोलेजिन, तो वहां पर भी मैंने उनका एक साइड इफेक्ट बताया। तो ये भी एक वैसोडाइलेटरी ड्रग है वैसे, जो कि क्या करवाती है, हाइपोटेंशन करवाती है। हाइपोटेंशन के कारण कभी कभी है ना, देखो मैंने इसका बताया साइड इफेक्ट मेन तो क्या है, ब्रेडिकार्डिया ही है, लेकिन हाइपोटेंशन के कारण कई बार क्या होता है कि उसके रिफ्लेक्स में उसको सही करने के लिए बॉडी, पहले हम ड्रग लेंगे हाइपोटेंशन के कारण, ठीक है, उसको ट्रीट करने के लिए हमने ड्रग दी, उसने क्या करवा दिया, हाइपोटेंशन, और उस हाइपोटेंशन के कारण क्या हो सकता है दोस्तों, टैकीकार्डिया हो सकता है। इसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया। लेकिन अगर आपके ऑप्शन में रिफ्लेक्स वर्ड नहीं लिखा हुआ और ब्रेडिकार्डिया और टैकीकार्डिया अगर एग्जाम के अंदर दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो जो इसका जो साइड इफेक्ट आप लिखोगे वो क्या लिख के आओगे दोस्तों, ब्रेडिकार्डिया ही लिख के आओगे। टैकीकार्डिया इसका साइड इफेक्ट आप मत लिख के आना। ठीक है, अब हाइपोटेंशन के कारण जो पेशेंट है उसके अंदर कभी कभी डिजीनेस, ठीक है, डिजीनेस, हेडेक, ये सब सिम्टम क्या हो सकते हैं, डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, डिजीनेस है, हेडेक है, फटीग है, तो ऐसे सारे सिम्टम्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, डेवलप हो सकते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स भी इसके अंदर डेवलप हो सकते हैं। एक इसके अंदर ध्यान रखना है कि कुछ केसेज के अंदर जब ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी है दोस्तों, उसको मान लो कि क्या कर रही है, ये कम कर रही है, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं करेगा तो बहुत रेयर केसेस के अंदर ही क्या कोज कर सकता है दोस्तों, हार्ट ब्लॉक भी कोज कर सकता है। क्या कोज कर सकता है, हार्ट ब्लॉक। ठीक है, हार्ट ब्लॉक भी क्या कर सकता है, कोज कर सकता है। ठीक है, रेयर केसेस के अंदर। और एक इसका जो क्लिनिकल जो साइड इफेक्ट है वो आपको याद रखना है कि वैसोडाइलेशन के कारण पल्मोनरी जब वेसल्स डायलेट होती है ना दोस्तों, तो वहां पर जो फ्लूइड है ना वो कलेक्ट हो जाता है, जिसके कारण लंग्स के अंदर क्या देखने को मिलता है, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलता है। अब देखो ये क्वेश्चन है ना बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो क्वेश्चन जो दे रखा है ना बहुत इंटरेस्टिंग है। कैसे, इसमें ना दोनों चीजें दे दी इसने, डिजीनेस भी दे दी, लेकिन एक्चुअली में डिजीनेस ने देख के इसने लिखा था डिजीनेस ऑन राइजिंग, क्या उठने के ऊपर डिजीनेस होना। तो और एक दे रखा है इसने डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, और एक दे रखा है ब्लड विजन, और एक है एक्सेसिव यूरिनेशन। अब आप सबको लग रहा होगा कि सर इसका आंसर तो डिजीनेस आएगा, क्योंकि आपने भी बताया डिजीनेस, लेकिन दोस्तों एक्चुअली में जो इसका आंसर आएगा वो आएगा डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। मोस्ट जो प्रायोरिटी है, जो कि हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बताना सबसे पहले जरूरी है, अगर आपको डिजीनेस में और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में दोनों में से अगर एक देखना है तो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग दोगे। अब आपको सर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग तो हो ही नहीं रही, जब इसका साइड इफेक्ट ही नहीं है, इस मेडिकेशन का कारण ये हो ही नहीं रहा, तो ये रिपोर्ट कैसे करेंगे। तो दोस्तों एक्चुअली में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होती है पल्मोनरी एडिमा के कारण। तो आपने क्या देखा कि पेशेंट को क्या हो रहा है, पल्मोनरी एडिमा हो रहा है, और पल्मोनरी एडिमा के कारण पेशेंट को क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। और अगर डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हुआ दोस्तों तो एससीपी को नोटिफाई करना क्या है, ज्यादा जरूरी है। तो डिजीनेस ऑन राइजिंग में और डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग में, डिजीनेस सिंपल भी नहीं दे रखा, सिंपल डिजीनेस दे रखा हो, राइजिंग में उठने के ऊपर है, जब उठता है तब होता है वो। ठीक है, तो उससे ज्यादा प्रेफर हम किसको करेंगे दोस्तों, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग को करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होगा। क्लास नंबर 84 कल की क्लास, मतलब कि क्लास नंबर 1 नोट 7 107 एडवांस सीरीज की जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने अच्छे से, मतलब जो लगभग आपको मैक्सिमम जितने भी एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं उनको अच्छे से समझा रखा है। कल की क्लास में 4 एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स की बात की थी, और 84वीं जो क्लास है 84 जो क्लास है उसमें हमने कम से कम 9 जो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स हैं दोस्तों उनके बारे में हमने क्या किया, 9 कैटेगरी के बारे में हमने बात की है। तो एक बार उन क्लासेस को जरूर देख लेना। अब इसको लिख लो एक बार, देखो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लाइक एम्लोडिपिन का एक साइड इफेक्ट
साइड इफेक्ट पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी होता है, जो कि पेशेंट में डिजनिया कोज कर सकता है, जो कि पेशेंट में डिजनिया कोज कर सकता है। ऐसा होने पर एससीपी को तुरंत नोटिफाई करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि एक क्लाइंट है, उसको हमने दिया है एटिनोलोल, ठीक है, किसके द्वारा, माउथ के द्वारा, जिसके लास्ट में भी लोल लगा रहे ना, तो वो समझ जाना कि वो ड्रग क्या है, बीटा ब्लॉकर है। याद रखने के लिए ध्यान रखना, ठीक है। जिस भी ड्रग के लास्ट में LOL जुड़ता है तो वो ज्यादा सारी ड्रग्स क्या होती हैं, लगभग है, ऐसे 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर वो ज्यादा क्या होती है, बीटा ब्लॉकर होती हैं, ठीक है। तो जैसे कि प्रोपरानोलोल, मेटाप्रोलोल, ठीक है, तो वो सब बीटा ब्लॉकर्स हैं। तो ये एक बीटा ब्लॉकर ड्रग है, हाइपरटेंशन के क्लाइंट को दी गई है। बीटा ब्लॉकर की बात कर रखी है हमने, क्लास नंबर 84 में जाके देख लीजिए। इच टैबलेट्स कंटेन 50 mg, प्रत्येक जो टैबलेट है दोस्तों वो 50 mg होती है, और उसको देनी कितनी हमें, 150 mg। तो कितनी टैबलेट देंगे भाई, इससे सिंपल क्वेश्चन तो है ना दुनिया में कोई नहीं है, मुझे लगता ही नहीं कि इससे सिंपल कोई क्वेश्चन बन भी सकता है। सोचो कि एक पेशेंट है दोस्तों, हमारे पास जो टैबलेट जो अवेलेबल है ना, वो टैबलेट है 50 mg की, एक टैबलेट, और डॉक्टर ने हमें कह दिया कि इसको भाई 150 mg देना है, तो कितनी टैबलेट दोगे बताओ। एक दोगे तो 50 mg, दो दोगे तो 100 mg, तीन दोगे तो 150 mg। भाई इसमें क्या पढ़ना, बस 3 टैबलेट दे देंगे। कोई कहेगा नहीं सर मुझे तो ऐसी समझ में नहीं आती, मेरे तो मैं ऐसे क्वेश्चन को छोड़ ही देता हूं, मुझे तो कोई फॉर्मूला होता तो मैं कर लेता, नहीं तो मैं नहीं करता। तो भाई उनके लिए फॉर्मूला भी है, जो मान ही नहीं रहे कि भाई नहीं मुझे तो करना ही नहीं है, मैं तो छोड़ के ही आऊंगा, तो उनके लिए ये फॉर्मूला है। डिजायर डोज बरोबर नंबर ऑफ टैबलेट ML कुछ भी दिया हुआ हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपॉन अवेलेबल डोज बरोबर नंबर ऑफ टैबलेट। अगर जैसे सिरप दे रखी है ना या फ्लूइड दे रखा है तो उसमें ML में लिख देना। डिजायर डोज मतलब जितनी डोज हमें देनी है, जो हम चाहते हैं, डिजायर हमारी डिजायर है क्या है, 150 mg, 150 mg। अवेलेबल डोज हमारे पास कितनी है, 50 mg। 150 mg की कितनी टैबलेट देनी है नहीं पता, क्वेश्चन तो यही तो है ना कि भाई उसे डिजायर डोज देनी है, हमें नहीं पता कितनी देनी है, लेकिन हमें पता है कि 50 mg की टैबलेट है कितनी, एक, बस अब निकाल लो। इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे कर दो मल्टीप्लाई, x को कर दो 50 से, तो x इंटू 50 इज इक्वल टू 150। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 50 यहां पर मल्टीप्लाई में, तो यहां पर ये डिवीजन में चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, बरोबर 3। इससे ज्यादा सिंपल तो कोई क्वेश्चन है भी नहीं, ठीक है। तो यही है बस, ये फॉर्मूला अगर आप इसका जो रैशनल लिखना चाहते हो तो उसमें फॉर्मूला डाल लेना कि डिजायर डोज अपॉन अवेलेबल डोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ टैबलेट, ठीक है, बस ये डालना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट शुड द नर्स आइडेंटिफाई एज द प्राइमरी कोज ऑफ द पेन एक्सपीरियंस्ड बाय ए क्लाइंट विद कोरोनरी ओक्लूजन। ठीक है दोस्तों, ये कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज है वो हमने पढ़ी है, मायोकार्डियल जो इन्फ्रेक्शन है वो भी हमने पढ़ा है। अब इस क्वेश्चन में इसने ये पूछ रहा है कि भाई क्या कारण होता है कि जो क्लाइंट है ना जिसको कोरोनरी ओक्लूजन हो। कोरोनरी ओक्लूजन का मतलब दोस्तों कोरोनरी जो आर्टरीज हैं, हम जानते हैं कि जो हार्ट की जो आर्टरीज जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती हैं, दैट आर द कोरोनरी आर्टरीज। जो कोरोनरी जो आर्टरीज है ना दोस्तों, इनके अंदर क्या आ जाए, ओक्लूजन आ जाए, तो उस ओक्लूजन के कारण क्लाइंट को पेन होता है। क्यों होता है? अरे भाई ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, इससे सिंपल क्या होगा, सोचो कि कोई भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर आया ओक्लूजन, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या आया दोस्तों, ओक्लूजन आया। अब भाई कोरोनरी आर्टरी के अंदर ओक्लूजन आएगा तो ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। भाई कोई भी चीज में रुकावट आएगी तो जो ब्लड सप्लाई है दोस्तों वो क्या होगी, सीधी सी बात है वो कम होगी। ब्लड सप्लाई कम होगी तो दोस्तों ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी, ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी। ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो इस्चेमिया होगा, तो इस्चेमिया, इस्चेमिया होगा। ऑक्सीजन नहीं मिली तो उससे क्या होगा दोस्तों, टिश्यूज की इंजरी होगी,
टिश्यू की क्या होगी, एक तो इंजरी होगी, ठीक है। इस्चेमिया के कारण एक क्या बनेगा दोस्तों, लैक्टिक एसिड बनेगा। क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन की कमी होती है, आप दौड़ते हो दौड़ते दौड़ते आप एकदम जब बहुत दौड़ लेते हो, आपको लगने जब चला नहीं जाता तो पैरों में एकदम से दर्द होने लग जाता है कि बस अब नहीं चला जाएगा, तो वो लैक्टिक एसिड के कारण ही होता है। साथ में दोस्तों टिश्यू की मान लो इंजरी हुई, ठीक है, ज्यादा अगर ऑक्सीजन की सप्लाई रुकी तो क्या होगा, टिश्यू इंजरी हुई। टिश्यू इंजरी हुई तो दोस्तों एक्चुअली में जब भी टिश्यू की जो इंजरी होती है ना, तो कुछ केमिकल्स क्या होते हैं हमारे बॉडी से रिलीज होते हैं, जैसे कि ब्रेडिकाइनिन, जैसे कि ब्रेडिकाइनिन। और ये ब्रेडिकाइनिन क्या कोज करेगा दोस्तों, और पेन कोज करेगा। तो एक तो पेन कोज करेगा लैक्टिक एसिड और एक कोज करेगा ब्रेडिकाइनिन। कारण क्या है, इस्चेमिया। कारण क्या है, ऑक्सीजन की सप्लाई। कारण क्या है, ब्लड की सप्लाई। तो इन तीनों में से देख लो ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है। कारण है टिश्यूज की इंजरी, कारण है ब्रेडिकाइनिन, कारण है लैक्टिक एसिड। देखते हैं अब ऑप्शन में क्या दे रखा है। ऑप्शन में हमें पहला दे रखा है दोस्तों, इसके अंदर आर्टीरियल स्पाज्म आएगा ना, इसमें लिखा हुआ नहीं है आर्टीरियल स्पाज्म। भाई आर्टीरियल जो स्पाज्म है उसके कारण जो पेन होता है ना, वो कोरोनरी ओक्लूजन के कारण नहीं हो रहा, दैट इज मेनली रिलेटेड टू एंजाइना पेक्टोरिस, ठीक है। आर्टीरियल स्पाज्म मैं एंजाइना पेक्टोरिस टाइप पढ़ाऊंगा तब आपको पढ़ाऊंगा कि आर्टीरियल स्पाज्म कारण क्यों पेन होता है, तो ये होता है एंजाइना पेक्टोरिस में, तो ये यहां से रिलेटेड नहीं है, स्पाज्म के कारण नहीं हो रहा, सीधा इसने ओक्लूजन लिखा हुआ है भाई, तो ओक्लूजन के कारण हो रहा है। तो हार्ट मसल इस्चेमिया, बिल्कुल सही बात है, हार्ट मसल इस्चेमिया होगा तो होगा। ब्लॉकिंग ऑफ द कोरोनरी वेन, लिखा बहुत अच्छा था कि ब्लॉकिंग करना, ठीक है भाई, ब्लॉकिंग हो रहा मतलब कोरोनरी, बट मैंने यहां पर क्या लिख रखा है आपको, आर्टरी लिख रखा है। क्या लिख रखा है, आर्टरी, लेकिन यहां पर उन्होंने क्या लिख दिया, वेन लिख दिया, सारी गड़बड़ यहां कर दी, वेन नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ कोरोनरी जो ओक्लूजन वो आर्टरीज के अंदर होता है, वेन में नहीं होता। लास्ट जो दे रखा है दोस्तों, क्या दे रखा है, इरिटेशन ऑफ नर्व एंडिंग इन द कार्डियक प्लेक्सस, कि भाई कार्डियक प्लेक्सस के अंदर नर्व एंडिंग के कारण होता है, तो ये कोई रेशनल है नहीं, नर्व एंडिंग के कारण नहीं होता, पेन का कारण होता है ऑक्सीजन की सप्लाई का कम होना, इस्चेमिया का होना, लैक्टिक एसिड एंड ब्रेडिकाइनिन का होना। तो लिख लो अब इसमें, आप लिखो लिखो कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन के कारण, कोरोनरी आर्टरी ओक्लूजन के कारण ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई, पूरा दिखाऊंगा, ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है, कम हो जाती है, जो कि इस्चेमिया कोज करता है, इस्चेमिया एंड टिश्यू इंजरी, टिश्यू इंजरी कोज करता है, जिससे लैक्टिक एसिड एंड ब्रेडिकाइनिन बनने के कारण, जिससे लैक्टिक एसिड एंड ब्रेडिकाइनिन बनने के कारण चेस्ट पेन होता है, ब्रेडिकाइनिन बनने के कारण चेस्ट पेन होता है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है दोस्तों, चेस्ट पेन होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने कि व्हाट इंस्ट्रक्शन, ठीक है, तो ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ आपको, नाइट एक क्लास छोड़ के, मतलब कल वाली क्लास छोड़ के परसों वाली क्लास के अंदर शायद मैंने, या उससे पहले वाली क्लास में देख लेना, नाइट्रोग्लिसरीन को बहुत अच्छे से समझाया हुआ है मैंने, इसके जो टाइप हैं, कैसे हम ड्रग को देते हैं, क्या तरीका होता है, कैसे काम करती है, सारी चीजें दोस्तों मैंने आपको इसके बारे में अच्छे से समझाई हुई है। अब देखो इसमें देखा कि व्हाट इंस्ट्रक्शन अबाउट द यूज ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन शुड द नर्स प्रोवाइड टू ए क्लाइंट विद एंजाइना, ठीक है, इसमें डिजीज जो एंजाइना दे दी, आगे हम बात करेंगे एंजाइना के बारे में। अभी यहां पर इस क्वेश्चन को देखते हैं कि क्लाइंट को हमने क्या दी दोस्तों, नाइट्रोग्लिसरीन दी, तो आपको क्या उसको बताना है नाइट्रोग्लिसरीन के लिए। नाइट्रोग्लिसरीन क्या करती है दोस्तों, एक तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की जो डिमांड है उसको कम कर देती है, कार्डियक मसल्स की ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देती है, वैसोडाइलेशन कर देती है, ठीक है, उससे चेस्ट पेन क्या होता है, कम होता है, और ज्यादा डिटेल में मैंने आपको समझा रखा है। अब इसमें दे रखा है कि भाई आपने किसी भी पेशेंट को अगर नाइट्रोग्लिसरीन दे रहे हो आप, ठीक है, सब कुछ समझा रखा था मैंने कि भाई इसको कैसे प्रिजर्व करते हैं, ओपन कब करते हैं, ओपन करने के बाद इसकी जो बोतल है वो फोटो सेंसिटिव होती है, हीट सेंसिटिव होती है, कितने दिन तक हम यूज कर सकते हैं, कितनी टैबलेट्स देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग, ठीक है, लॉन्ग एक्टिंग के बारे में भी मैंने आपको नाइट्रेट्स के बारे में बता रखा था, आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट, आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, उनके बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन दे रखा है कि अब मैं समझा देता हूं, जैसे मान लो किसी भी क्लाइंट को जब नाइट्रोग्लिसरीन देते हैं ना,
तब हम उसको समझाते हैं कि भाई आपने अगर मान लो नाइट्रोग्लिसरीन ली है तो पहली बात तो देखो, आपको चेस्ट पेन होता है ना, तब उसको नाइट्रोग्लिसरीन दी जाती है। या जो क्लाइंट है मान लो उसको एक्सरसाइज करना हो, एक्टिविटी करनी हो, तब उसको वो एक टेबलेट लेने के लिए सलाह दी जाती है। आप ज्यादा एक्टिविटी करनी है तो आपको नाइट्रोग्लिसरीन लेनी पड़ेगी, नहीं तो आपको चेस्ट पेन होगा। तो पहले का जो क्लाइंट है उसको बताना पड़ता है, एंजाइना वाले क्लाइंट को। ठीक है, अब आपने नाइट्रोग्लिसरीन ले ली, तो अब कैसे लोगे? सबलिंगुअल लोगे, जीभ के नीचे रखते हैं, अपने आप डिजोल्व होती है, जल्दी अपना एक्शन क्या कर देती है, परफॉर्म कर देती है, ब्लड के अंदर रिलीज हो जाती है। जैसे ही कोई भी क्लाइंट ने नाइट्रोग्लिसरीन ली, नाइट्रोग्लिसरीन लेने के बाद नाइट्रोग्लिसरीन अपना काम 3 मिनट के अंदर ही शुरू कर देती है, मतलब 3 मिनट के अंदर ही चेस्ट पेन में रिलीव कर देती है। ठीक है, और मैक्सिमम जो इसका जो टाइम पीरियड वैसे एक्शन का जो होता है वो 30 से 40 मिनट होता है, बट ये पेन को रिलीव 3 मिनट में कर देती है। लेकिन फिर भी हम 5 मिनट रुकते हैं। जैसे ही उसने मेडिकेशन ली, उसके 5 मिनट बाद अगर पेन में रिलीव नहीं हुआ तो हम उसे कहते हैं आप दूसरी टेबलेट ले लीजिए। फिर भी पेन में रिलीव नहीं हुआ तो फिर एक टेबलेट और देने की सलाह दी जाती है। तो मैक्सिमम कितनी टेबलेट देते हैं? 3। रूट क्या होता है? सबलिंगुअल। तो ये चीज आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। पहला क्या दे रखा है इसमें ऑप्शन, आइडेंटिफाई व्हेन पेन अकर्स एंड प्लेस 2 टैबलेट्स अंडर द टंग। बिल्कुल गलत है। कभी भी दोस्तों 2 टैबलेट एक साथ नहीं ली जाएंगी, हम सिर्फ एक टैबलेट लेंगे। 0.4 mg की टैबलेट आती है, 1 टैबलेट लेते हैं, सबलिंगुअली लेते हैं। आराम नहीं आता 5 मिनट के बाद दूसरी लेंगे, फिर आराम नहीं आता 5 मिनट के बाद तीसरी लेंगे, लेकिन एक साथ नहीं लेंगे। तो पहला क्या हो गया, गलत हो गया। 2 टैबलेट नहीं आएगा दोस्तों, यहां पर एक टैबलेट अगर होता तो ये ऑप्शन सही था, इसमें कोई गलती नहीं है। सेकेंड जो ऑप्शन वो क्या कह रहा है कि प्लेस 1 टैबलेट अंडर द टंग एंड स्वेलो अनोदर व्हेन पेन इज इंटेंस। ठीक है, एक टैबलेट को आप टंग के नीचे रख लो और दूसरी जो टैबलेट है उसको स्वेलो कर लो। इतने गलत चीज बताइए, बिल्कुल गलत। दोनों या तीनों टैबलेट, चाहे आप पहली ले रहे हो या दूसरी ले रहे हो या तीसरी भी लेने की जरूरत पड़ गई, ऐसे नहीं कि लेना ही पड़ता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, कभी भी ध्यान रखना। एक ली, एक से आराम आ गया, दूसरी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरी ली, आराम आ गया, तीसरी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे नहीं कि भाई लेनी पड़ेगी, लेकिन जो भी लोगे सबको हम सबलिंगुअली लेंगे, कोई भी हमें ओरली नहीं लेनी है। जब किसी ने क्या करा कि एक टैबलेट को स्वेलो कर लो, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। पहली लाइन ठीक थी, अंडर द टंग, लेकिन दूसरी टैबलेट हम नहीं लेंगे। थर्ड क्या देखा है कि बिफोर फिजिकल एक्टिविटी प्लेस 1 टैबलेट अंडर द टंग। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस वाले जो क्लाइंट है ना दोस्तों, जब हम डिसऑर्डर पढ़ेंगे तब हम और डिस्कस करेंगे। हमने मायोकार्डियल इन्फेक्शन में मैंने आपको नाइट्रोग्लिसरीन के बारे में समझाया था। तो ऐसे जो एक्टिविटी करते हैं ना, तो इनको क्या होता है दोस्तों, पेन होता है, और जब ये रेस्ट करते हैं तो इनको रिलैक्स में हो जाता है, ये रेस्ट में पेन नहीं होता। तो इनको इसलिए ऐसे क्लाइंट को क्या कहा जाता है कि भाई आप जब भी कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करने जा रहे हो ना, तब आप एक टैबलेट को रखो। अगर पेन में आराम नहीं आ रहा तो फिर दूसरी ले लो, 5 मिनट बाद फिर नहीं आ रहा तो तीसरी टैबलेट ले लो। तो इस प्रकार से कहा जाता है। तो ये बिल्कुल सही है अभी तक। बिफोर फिजिकल एक्टिविटी प्लेस 1 टैबलेट एंड रिपीट द डोज इन 5 मिनट्स इफ पेन अकर। फोर्थ जो दे रखा हो, क्या दे रखा है कि प्लेस 1 टैबलेट अंडर द टंग व्हेन पेन अकर्स, कि एक टैबलेट को रखो जब पेन करो, बिल्कुल सही बात है। एंड यूज एन एडिशनल टैबलेट आफ्टर द अटैक टू प्रिवेंट रीअक्रेंस, कि एक एडिशनल टैबलेट क्या करो दोस्तों, यूज करो अटैक के बाद। तो पहली चीज तो देखो, इसमें कोई भी टैबलेट वैबलेट का कुछ दे नहीं रखा है, रीअक्रेंस उक्रेंस से अभी कोई लेना देना नहीं है, टाइम पीरियड हमें बता नहीं रखा है कि भाई 5 मिनट में देना है। तो उस हिसाब से बेटर जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, थर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कोई टाइम पीरियड कोई डिसाइड नहीं कर रखा है इसमें कि भाई क्या है, तो ये बिल्कुल गलत ऑप्शन है। तो राइट जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा, सी होगा। तो लिख लो, लिखो एंजाइना पेक्टोरिस के क्लाइंट को, एंजाइना ब्लैक से लिख देता हूं यार, बहुत रेड रेड से लिख रहा हूं। एंजाइना पेक्टोरिस के क्लाइंट को, एंजाइना पेक्टोरिस के क्लाइंट को, क्लाइंट को फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले, फिजिकल एक्टिविटी करने से पहले एक टैबलेट सबलिंगुअली, ठीक है मैं ऐसे लिख देता हूं, पूरा लिख लेना, सबलिंगुअली लेने की सलाह दी जाती है, लेने की सलाह दी जाती है। और पेन में रिलीव ना मिलने पर, और पेन में रिलीव ना मिलने पर 5 मिनट बाद, 5 मिनट 5 मिनट्स आफ्टर, 5 मिनट्स बाद दोबारा रिपीट करने की
और तब भी रिलीफ नहीं मिलने पर, और तब भी रिलीव ना मिलने पर 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद तीसरी टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। बस 3 ही मैक्सिमम होती हैं, तीसरी टैबलेट लेने की सलाह दी जाती है। और तीनों के तीनों टैबलेट, ऑल 3 टैबलेट सबलिंगुअली ली जाएंगी, ये जरूर ध्यान रखना। कोई भी टैबलेट ऐसे नहीं ली जाएगी कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी बता दोगे, ऐसे हम नहीं लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। भाई एक क्लाइंट के अंदर आपने क्या कर दिया, कार्डियक कैथेटराइजेशन कर दिया, और कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद में उस क्लाइंट के अंदर आप कौन सा नर्सिंग एक्शन क्या करोगे दोस्तों, लोगे, कौन सा नर्सिंग एक्शन लोगे। चलो देखते हैं। इसके अंदर देखो आप, ये है कार्डियक कैथेटराइजेशन। जैसे मैंने आपको परक्यूटेनियस इंटरवेंशन पढ़ाया था, उसमें भी हम कार्डियक कैथेटराइजेशन कर रहे हैं। सेम देखो, यहां से हमने क्या किया, फिमोरल जो आर्टरी है दोस्तों, उससे हमने क्या डाला, कैथेटर डाला। ये कैथेटर यहां से गया और इसको हमने हार्ट के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। हमने कहां पहुंचा दिया दोस्तों, इसको हार्ट के अंदर हमने इसे पहुंचा दिया। अब जब ये हार्ट के अंदर जब ये पहुंच गया, तो उसके बाद में दोस्तों इसको जब जरूरत पड़ती है, जैसे कोरोनरी जो आर्टरी है उसको अगर विजुलाइज करना है तो कोरोनरी आर्टरी को कर सकते हैं, ठीक है। ब्लड के जो सैंपल्स हैं वो भी लिए जा सकते हैं। जो चैम्बर्स के अंदर जो प्रेशर है दोस्तों, वो भी हम क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। जो हार्ट के जो चैम्बर्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसमें एक्चुअली में क्या करते हैं, जैसे ही ये कैथेटर डालते हैं, इसके बाद हम क्या डालते हैं दोस्तों, एक डाई डाल देते हैं। और ये जो डाई है दोस्तों, ये इनको क्या कर देती है, विजुलाइज करवा देती है जो भी आर्टरी होती है, ठीक है। उसके बाद का जो प्रोसीजर है वो तो मैंने आपको बताया ही है कि क्या करते हैं। जैसे परक्यूटेनियस कोरोनरी जो इंटरवेंशन है, इसके अंदर हम एक गाइड वायर डालते हैं प्लेग के थ्रू, फिर एक बैलून होता है उसको इन्फ्लेट कर देते हैं। तो वो सब आपने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी तक कैथेटर पहुंच जाता है। तो ये जो प्रोसीजर है दोस्तों, देखो यहाँ भी इस प्रकार से ये प्रोसीजर आपको दिख रहा होगा। तो कैथेटर जो है आर्टरी से डाल के हम सीधा कहां पहुंचा रहे हैं, हार्ट के अंदर पहुंचा रहे हैं। तो इस प्रोसीजर को हम किस नाम से जानते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन के नाम से जानते हैं। इसे हम किस नाम जानते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर कुछ लिख लो, थोड़ी थोड़ी चीजें इंपॉर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होगी कि भाई एक कैथेटर को हम पेरिफेरल ब्लड वेसल्स का यूज करते हुए कहां डाल रहे हैं दोस्तों, हार्ट के अंदर डाल रहे हैं। तो वो क्या कहलाता है, कार्डियक कैथेटराइजेशन कहलाता है। तो लिखो, इंसर्शन ऑफ ए कैथेटर, इंसर्शन ऑफ ए कैथेटर, इंसर्शन कैथेटर इनटू हार्ट, हार्ट के अंदर, यूजिंग पेरिफेरल ब्लड वेसल, यूजिंग पेरिफेरल ब्लड वेसल। तो इसे हम किस नाम जानेंगे, कार्डियक कैथेटराइजेशन। इसके अंदर हम क्या करते हैं दोस्तों, जैसे ये डाल दिया हमने, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल डालते हैं या हम कहें कि डाई डालते हैं, जिससे क्या होंगे, जो चैम्बर्स होते हैं, कोरोनरी जो आर्टरीज होती हैं, जो बड़ी वेसल्स होती हैं, वो क्या हो जाती हैं, विजुलाइज हो जाती हैं। तो इसके अंदर इसके बाद में क्या करते हैं हम, इंजेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया, ठीक है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया है, कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लिख लो, मटेरियल है ब्रैकेट में लिख लो डाई, ठीक है। डाई क्यों करते हैं भाई, ताकि हमें विजुलाइज हो, दिखाई दे क्या, हार्ट के जो चैम्बर्स हैं। डाई डालने के बाद मान लो आप एक्सरे करोगे तो वो डाई जो है ना वो अच्छे से दिखा देगी कि भाई इसके अंदर क्या हो रहा है, क्या दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा है। वो जो डाई जाएगी ना उसके थ्रू वो हमें हर चीज क्या दिखाई देती है, दिखाई देने लग जाती है डाई के कारण। तो ये विजुलाइज करने के लिए जैसे चैम्बर को, ठीक है, आपकी जो कोरोनरी जो सर्कुलेशन है उसको, कोरोनरी जो सर्कुलेशन उसको विजुलाइज, और जो बड़ी ब्लड वेसल्स हैं उनको भी देख सकते हैं हम, तो ग्रेट वेसल्स को, ठीक है। इसके अलावा यहां से दोस्तों हम सैंपल भी ले सकते हैं, अगर हार्ट से हमें सैंपल लेना है तो हम सैंपल भी ले सकते हैं। तो विड्रॉल ऑफ ब्लड सैंपल, जो कि कम किया जाता है, बहुत कम चांसेस होता है ऐसे करने के, बट करते हैं। या फिर हमें जैसे मान लो प्रेशर देखना हो चैम्बर्स के अंदर, तो वो भी हम देख सकते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन चैम्बर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर इन चैम्बर। अब इसमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे प्री प्रोसीजर, तो जो मोस्टली जो बुक है ना वो कहती है कि भाई इसमें एनपीओ की जरूरत पड़ती है, ठीक है। 8 to 12 आवर्स का एनपीओ बताती है मोस्टली। इसके अलावा दोस्तों जो पेशेंट है, हम जानते हैं कि इन्वेजिव प्रोसीजर है, जब नीडल डाल रहे हैं तो इन्फॉर्म कंसेंट लेना भी क्या है, जरूरी है। इन्फॉर्म
कंसेंट भी क्या होगा, जरूरी होगा। इन्फॉर्म कंसेंट लेना भी क्या होगा, जरूरी होगा। ठीक है, हम उसको डाई देंगे तो डाई के बारे में भी एक्सप्लेन करना जरूरी होता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन अबाउट रेडियो आइसोटोप भी लिखा हो सकता है या डाई लिखा हो सकता है, रेडियो आइसोटोप्स या डाई। अब इस डाई को भाई बॉडी से जो डाई है ना ये बाहर निकल रही है नहीं निकल रही, डाई अंदर तो डाल दी, बाहर किसके थ्रू निकलेगी, यूरिन के थ्रू। तो भाई जो यूरिन आउटपुट है ना वो चेक करना जरूरी है। और ज्यादातर इसके अंदर जो KFT की रिपोर्ट मंगाते हैं तो KFT की रिपोर्ट लिखा हुआ आएगा या फिर यूरिन आउटपुट लिखा आएगा, ये जरूरी होती है। क्योंकि जो डाई है वो जो अंदर आ गई ना उस डाई को बाहर निकलना भी जरूरी है। तो बाहर निकलने के लिए दोस्तों क्या चेक करेंगे, हम यूरिन आउटपुट चेक करेंगे। तो ये चीज हम क्या करते हैं इसके अंदर चेक करते हैं। इसका पोस्ट प्रोसीजर जो मैनेजमेंट है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री प्रोसीजर से ज्यादा पोस्ट प्रोसीजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्ट प्रोसीजर के अंदर है ना क्वेश्चंस बनते हैं। पहली बात तो दोस्तों जो पेशेंट है उसके हम क्या लेंगे, वाइटल साइन लेंगे। तो असेस द वाइटल साइन, असेस वाइटल साइन। अब आप एक बताओ, आपने डाली तो नीडल ही है ना, तो ब्लीडिंग के चांसेस होंगे या नहीं होंगे, आपको सर हाँ ब्लीडिंग के चांसेस होंगे। तो जो इंजेक्शन जो साइट है ना दोस्तों उसको ब्लीडिंग या डिस्कम्फर्ट के लिए हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। तो असेस द इंजेक्शन साइट, असेस द इंजेक्शन साइट फॉर ब्लीडिंग या फिर डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट भी लिख सकता है वो ना, के लिए। क्लाइंट कई बार कहता है कि सर मुझे फटीग हो रही है, तो इस प्रोसीजर के कारण फटीग अगर हो रही तो कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन है एक। तो फटीग जो है दोस्तों क्या है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब मान लो कि दोस्तों आपने आर्टरी के अंदर डाला और आर्टरी के अंदर बन गया थ्रोम्बोसिस। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में मान लो कि आपने आर्टरी के अंदर डाला और आर्टरी के अंदर क्या बन गया दोस्तों, थ्रोम्बोसिस बन गया। अब मान लो कि आर्टरी के अंदर बन गया थ्रोम्बोसिस, तो आगे की जो ब्लड सप्लाई है वो हो जाएगी, रुक जाएगी। अब आगे की जो ब्लड सप्लाई है दोस्तों उसको हमें चेक करना जरूरी है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे भाई, हमें यहाँ की सप्लाई चेक करनी है। तो मैंने आपको एक दिन बताया था कि अगर पेरिफेरल जो एरिया है उसकी सप्लाई आपको देखनी है तो अब वहां की क्या देखोगे, पल्सेस देखोगे। तो एक तो पेरिफेरल जो पल्सेस जैसे डोर्सलिस पेडिस है, ठीक है, पल्सेस देखेंगे। पल्सेस ऑप्शन में नहीं आया, सेंसेशन देखेंगे, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो सेंसेशन में भी होगी, प्रॉब्लम होगी। टेम्परेचर देखेंगे, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो जो एक्सट्रीमिटीज है वो कोल्ड हो जाएंगी। और कलर देखेंगे, ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो एरिया ब्लू भी हो सकता है। तो ये सारी चीजें भी क्या करेंगे दोस्तों, हम असेस करेंगे। तो इसमें लिख लो इस लाइन को कि क्या क्या चीजें हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। तो लिखो इसको लिखो, टू असेस इस्चेमिया, ऐसे लिख लो, टू असेस इस्चेमिया, भाई इस्चेमिया को असेस करने के लिए, ठीक है, टू असेस इस्चेमिया मॉनिटर द, या असेस द लिख लो, असेस द, क्या क्या असेस करेंगे, तो जो अभी बताया वो सारी चीजें असेस कर लेंगे। टू असेस द, टू असेस इस्चेमिया असेस द पेरिफेरल पल्सेज, पेरिफेरल पल्स, क्योंकि जहां पर अगर ओक्लूजन हो गया तो ये वाली पल्स तो फील होने वाली नहीं है जब ब्लड ही नहीं आ रहा तो नीचे। ठीक है, तो जो पेरिफेरल जो पल्स है दोस्तों उसको हम असेस करेंगे। कलर असेस करेंगे, जो एक्सट्रीमिटी है उसका कलर। सेंसेशन और टेम्परेचर, सेंसेशन एंड टेम्परेचर भी क्या करेंगे दोस्तों, हम असेस करेंगे। एक पोजीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, भाई पोजीशन कौन सी देंगे, तो पोजीशन तो सिंपल सुपाइन देते हैं, लेकिन जो भी एक्सट्रीमिटी है जहां से पंक्चर किया गया था उसको हम क्या रखते हैं, इमोबिलाइज्ड करते हैं। ठीक है, या सीधा लिख सकता है कि भाई जो हिप है ना उसका फ्लेक्शन नहीं करवाना है। अगर आपने फिमोरल यूज किया है तो प्रिवेंट द हिप फ्लेक्शन। अगर ये ऐसे नहीं लिखाएगा तो आएगा एक्सट्रीमिटी, जहां पर हमने नीडल डालकर भेजा था तो एक्सट्रीमिटी को हम क्या करेंगे दोस्तों, इमोबिलाइज्ड करेंगे। तो एक्सट्रीमिटी है वो क्या होगी, इमोबिलाइज्ड हो जाएगी। एक्सट्रीमिटी को हम क्या कर देंगे दोस्तों, इमोबिलाइज कर देंगे। एक बार हमारे क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं हम कि विच नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपोर्टेंट व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट आफ्टर ए कार्डियक कैथेटराइजेशन। भाई कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद अगर आप क्लाइंट के अंदर मॉनिटर कर रहे हो ना तो क्या चीज मॉनिटर करोगे, पहला है कि भाई जो क्लाइंट है मोस्ट इंपोर्टेंट देखना है, ध्यान रखना ऑप्शन में मोस्ट इंपोर्टेंट दे रखा है। ठीक है, प्रोवाइड फॉर रेस्ट, बिल्कुल सही है भाई। रेस्ट के लिए हम क्या करते हैं उसको, मतलब कि रेस्ट के लिए देखते हैं, रेस्ट देना जरूरी होता है। क्लाइंट को मोबिलाइज कर रहे हैं, सुपाइन पोजीशन दे रहे हैं, क्लाइंट किसी प्रोसीजर में से जाके आया है तो उसको रेस्ट देना क्या है दोस्तों, जरूरी है। लेकिन जरूरी बात ये यहां पर ये है कि क्या ये प्रायोरिटी है, तो अभी तक मैं इस आंसर को सही मान लेता हूं, लेकिन कोई इससे अच्छा होगा तो वो देखेंगे। सेकंड दोस्तों, एडमिनिस्टर ऑक्सीजन, मैंने कहीं नहीं लिखा, जब तक ऑक्सीजन की कोई डिमांड नहीं है ना बॉडी को तो ऑक्सीजन देने की यहां पर कोई जरूरत नहीं होती है। ठीक है भाई, ये इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर है
कि कोई जो पेशेंट मान लो पहले से उसको प्रॉब्लम है तो उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ सकती है, जिसका सैचुरेशन डाउन रहता है उसको देने की जरूरत पड़ सकती है। लेकिन रूटीन प्रोसीजर के अंदर ये नहीं है कि आपको प्रोसीजर के बाद क्या देने की जरूरत पड़े, ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़े, तो ऐसा नहीं होता। थर्ड के तरीका चेक ए पल्स डिस्टल टू द इंसर्शन साइट, बहुत सही है भाई, दिस इज द प्रायोरिटी। ये क्या है दोस्तों, प्रायोरिटी है, क्योंकि हमें ये जरूरी चेक करना है कि भाई कोई ट्रोमा नहीं हो गया वो आर्टरी में, और ट्रोमा के कारण जो पेरिफेरल जो पल्सेज है दोस्तों वो डिमिनिश्ड हो जाएंगी, ठीक है, सही से फील नहीं होंगी, टेम्परेचर, कलर, सेंसेशन सब गायब हो जाएंगे। तो यहां पर ज्यादा बेटर कौन सा होगा, एक रेस्ट देना ज्यादा बेटर होगा या ये हमारे लिए? हमारे लिए देखो, पेशेंट के लिए तो रेस्ट बेटर है, बट हमारे लिए क्या बेस्ट है? हमारे लिए ये बेस्ट है कि हम जो इंसर्शन साइट की जो पल्स है दोस्तों, सॉरी जो इंसर्शन साइट है उससे डिस्टल वाली जो पल्स है, दूर वाली जो पल्स है, उसको हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो अभी तक ये राइट आंसर होगा, नहीं कि अभी ये होगा। असेस द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एवरी 15 मिनट्स, बिल्कुल गलत है। देखो इसी की जरूरत पड़ती है आपको, सिर्फ इसी की जरूरत पड़ती है, तो फिर आप क्यों कह रहे हो ये नहीं आएगा? एक्चुअली में जो ऐसे जो क्लाइंट होते हैं ना, उनको जैसे ही हम प्रोसीजर के दौरान भी और प्रोसीजर के बाद में मॉनिटर लगा हुआ रहता है, उनके इलेक्ट्रोड्स लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो चेस्ट जो इलेक्ट्रोड्स है दोस्तों वो लगे हुए रहते हैं। तो ऐसे जो पेशेंट होते हैं ना, कार्डियक मॉनिटर के ऊपर रहते हैं, तो उनके क्या रहती है, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम मॉनिटरिंग रहती है उनकी, ठीक है, कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रहती है। तो ऐसे नहीं कि लगाने की जरूरत नहीं है कि हर 15 मिनट में करोगे, तो उनकी मॉनिटरिंग तो कंटिन्यूअस चलती ही रहती है। इसलिए ये आंसर भी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, गलत हो जाएगा। तो लिखो, इसमें लिख लो कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद, कार्डियक कैथेटराइजेशन के बाद ब्लड वेसल के ट्रोमा को असेस करने के लिए, ट्रोमा को असेस करने के लिए इंसर्शन साइड से डिस्टल पल्स, मतलब दूर वाली पल्स, डिस्टल पल्स को असेस करना चाहिए। को असेस करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फॉर विच कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मायोकार्डियल इंफारेक्शन शुड द नर्स मॉनिटर क्लाइंट्स इन द कोरोनरी केयर यूनिट। तो ये मैंने आपको करवा रखा है। मायोकार्डियल जो इंफेक्शन कराया था दोस्तों, जब मैंने आपको बताया था कि इसका मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होता है, सिर्फ कॉम्प्लिकेशन नहीं, अगर क्वेश्चन आता है कि मायोकार्डियल इंफेक्शन का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है दोस्तों, वो क्या होगा आपका, डिसरिथमिया होगा, ठीक है। मोस्ट में तो 90% तक लिख रखा है, लेकिन 90 भी नहीं तो लगभग 70 से और 80% जो पेशेंट है ना दोस्तों, उनके अंदर ये देखने को मिलता है, ठीक है, 70 से 80%, कुछ बुक्स में 80 से 90% लिखा हुआ है। तो इतने ज्यादा मात्रा में क्या देखने को मिलता है दोस्तों, डिसरिथमिया देखने को मिलता है। तो डिसरिथमिया जो है ना, वो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है, दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मायोकार्डियल इंफारेक्शन, ठीक है। शुड द नर्स मॉनिटर क्लाइंट्स इन कोरोनरी केयर यूनिट लिखा हुआ है। फोर्थ जो ऑप्शन वो दे रखा है कार्डियक एनलार्जमेंट। मान लो कि आप कार्डियक एनलार्जमेंट होगा भी, तो ऐसे तो है नहीं कि 5 मिनट में हो जाएगा, इस प्रोसीजर के बाद हो जाएगा, तो लंबा समय में ले सकता है। तो जैसे भी मैंने आपको डायरेक्टली कार्डियक जो ये कार्डियक जो एनलार्जमेंट है दोस्तों, ये बताया भी नहीं था, ठीक है। इसके अलावा हाइपोकैलेमिया, तो पोटेशियम से कोई लेना देना नहीं है। एनाफाइलेक्टिक जो शॉक है दोस्तों, वो एलर्जी के कारण होगा, इसके कारण तो होगा नहीं। अब आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन एनाफाइलेक्टिक शॉक। किसी भी क्लाइंट को अगर एनाफाइलेक्टिक शॉक हो गया तो उसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। अब आप लोग हॉस्पिटल में काम करते हो, आप लोगों को कहोगे कि सर हम तो एविल डेक्सा देते हैं या फिर एविल हाइड्रोकोड देते हैं, हाइड्रोकोर्टिसोन, ठीक है। तो दोस्तों लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। देखो माइनर अगर एलर्जी होती है ना, आपने कोई भी ड्रग दी, मान लो आपने एंटीबायोटिक दिया, एंटीबायोटिक शॉट देने के बाद किसी भी क्लाइंट के अंदर माइनर रैसेज हो गए, ठीक है, तो ये एनाफाइलेक्टिक शॉक नहीं है, ठीक है। माइनर रैसेज होना, एलर्जी होना, ये क्या है दोस्तों, एनाफाइलेक्टिक शॉक नहीं है। एनाफाइलेक्टिक शॉक तो जनरलाइज्ड होता है, पूरी बॉडी के अंदर सिस्टेमिक होगा उसके, ठीक है। उसके अंदर लैरेंजियल एडिमा हो जाएगा, सांस आना ही बंद हो जाएगा। लैरेंजियल एडिमा इज अ साइन ऑफ एनाफाइलेक्टिक शॉक, ठीक है। सांस आना उसको क्या होगा, बंद होगा। उसके जो लिप्स हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों, ब्लू हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जब आप जो पेशेंट है, आपने इंजेक्शन लगाया और आपने देखा कि भाई उसको तो बिल्कुल सांस आना बंद हो रहा है, ठीक है, हाथ यहाँ पे लगा रहा है, एडिमा हो जाती है एकदम से, और जो उसके जो लिप्स हैं वो भी ब्लू हो गए, उस कंडीशन में अगर आप उस क्लाइंट को एविल डेक्सा दोगे ना, तो वो काम नहीं करेगा। एविल डेक्सा इतना ज्यादा पोटेंट नहीं है, इतना पावरफुल नहीं है कि काम कर पाएगा। तो दोस्तों उस कंडीशन के अंदर हम दूसरी ड्रग देते हैं, मैं बता ही देता हूं, नहीं तो फिर आप लोग कुछ कंफ्यूज रहेंगे, नहीं बच्चे।
तो इसके अंदर जो ड्रग देते हैं ना दोस्तों, वो हम एडीआर देते हैं, एड्रेनलिन देते हैं। एड्रेनलिन को भी किस रूट से देते हैं हम, यहाँ पर आईएम देते हैं। आईएम रूट से हमें जब क्या लगाना पड़ता है दोस्तों, एज प्रेस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, ये लाइन जरूर ध्यान रखना। वो एडीआर देते हैं, एड्रेनलिन देते हैं, ठीक है, 1:1000 के अंदर देते हैं। वैसे 1:10,000 के अंदर देते हैं हर चीज में, बाकी सब में 1:10,000 में देते हैं। बट यहाँ पर जो रेशो है दोस्तों, वो 1:1000 ही रहता है। 1:1000 का इसमें क्या रखते हैं, अनुपात रखते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। पोटेशियम का कोई लेना देना है नहीं, कार्डियक एनलार्जमेंट होगा तो भी वो क्या होगा, बहुत लंबे समय पे होगा। यहाँ पर तो दे रखी कार्डियक कोरोनरी केयर यूनिट में है, तो ऐसे तो है नहीं कि जस्ट उसको माइग्रेन इन्फेक्शन हुआ और जो कार्डियक जो एनलार्जमेंट है दोस्तों वो देखने को मिल गया हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 तो नहीं है, ये तो नहीं बन पाया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मेरे को आप ये बताओ, इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस कौन सी होती है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की, या कौन सा कार्डियक मार्कर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, कौन सा कार्डियक मार्कर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, आपको मुझे ये बताना है, ठीक है। कौन सा कार्डियक मार्कर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है इसके अंदर, ये बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें से कई ऐसी चीजें समझ में आपको आएंगी जो कि आप लोग पढ़ते नहीं हो थोड़ा सा। ए नर्स प्रिपेयर ए क्लाइंट फॉर इंसर्शन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। अब कार्डियक कैथेटराइजेशन नहीं है दोस्तों, यहाँ पर दे रखा है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर दे रखा है यहाँ पे। What information can be obtained from monitoring the pulmonary artery pressure, कि भाई आप pulmonary artery जो प्रेशर है उसको मॉनिटर करके क्या चीज क्या कर सकते हो दोस्तों, आप मॉनिटर कर सकते हो, या कौन सी इंफॉर्मेशन आप प्राप्त कर सकते हो। स्ट्रोक वॉल्यूम प्राप्त कर सकते हो, या वेनस प्रेशर प्राप्त कर सकते हो, कोरोनरी आर्टरी पेटेंसी प्राप्त कर सकते हो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शनिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर है ना 2 आंसर सही हैं, ठीक है, 2 आंसर इसके अंदर सही हैं, बट एक बेस्ट है, एक थोड़ा सा सही है, बट इसमें 2 आंसर सही हैं। तो लेकिन पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि दोस्तों पल्मोनरी आर्टरी जो कैथेटर है वो होता क्या है। तो पहले तो हम देखते हैं पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के बारे में थोड़ा सा। मैंने इसकी इमेज भी ले रखी है, यहां पर लिख देता हूं, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर। ये देखो इमेज दिखा रखी है, अभी मैं समझा दूंगा, पहले फिर इस इमेज पे आऊंगा। पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, पल्मोनरी आर्टरी जो कैथेटर है दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं, वेन के थ्रू, ठीक है, इसको हम वेन के थ्रू, आगे बताऊंगा कि कौन सी वेन के थ्रू कहां पहुंचाते हैं दोस्तों, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर कैथेटर को हम डालते हैं, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वेन में पहुंचा रहे हैं, तो वेन से किस में जाएगा, सुपीरियर वेना कावा, और सुपीरियर वेना कावा से किस में जाएगा, राइट एट्रियम में। इसलिए इसे हम राइट हार्ट कैथेटर के नाम से भी जानते हैं, राइट हार्ट कैथेटर। भाई इसमें तो आपको बताने की जरूरत नहीं है ना, देखो ये हार्ट है, ठीक है, ये हार्ट है, यहां पर क्या आती है, मान लो सुपीरियर वेना कावा आती है, या इंफीरियर वेना कावा भी मान सकते हो। मेनली जैसे सुपीरियर वेना कावा हमने यूज की, तो इसमें डाला हमने, डायरेक्टली सुपीरियर वेना कावा में नहीं डालते हैं, मैं बता रहा हूं कि किसी भी वेन में डाला, उस वेन के थ्रू किस में आएगा कैथेटर, सुपीरियर वेना कावा में, और वहां से राइट एट्रियम में आएगा। राइट एट्रियम से किस में आएगा, ये राइट वेंट्रिकल में आएगा, और राइट वेंट्रिकल से किसके अंदर जाएगा दोस्तों, ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जाएगा। तो इस प्रकार से इसको किस नाम जानते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर, या इसलिए इसे हम, क्योंकि राइट हार्ट के थ्रू जा रहा है, ये किसके थ्रू जा रहा है दोस्तों, ये राइट हार्ट के थ्रू जा रहा है, इसलिए इसे हम किस नाम से जानते हैं, राइट हार्ट कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। इसकी जो खोज है वो 2 लोगों ने की थी, एक का नाम था स्वान और एक का नाम था गेंज। तो उनके नाम पर इसे हम स्वान गेंज कैथेटर के नाम से भी जानते हैं, इसे हम स्वान गेंज कैथेटर के नाम से भी हम इसे जानते हैं, ठीक है। इसका जो ल्यूमन होता है वो ज्यादातर डबल ल्यूमन होता है या ट्रिपल होता है। आजकल एक ल्यूमन और थर्मोस्टेटिक और यूज करने लगे जो टेम्परेचर को नापने के काम आता है, तो 4 ल्यूमन यूज करते हैं, बट ज्यादातर डबल या ट्रिपल ल्यूमन हम इसको क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं। तो कैथेटर होता है, उसमें क्या लगा हुआ रहता है, एक बैलून लगा हुआ रहता है, लास्ट के टिप पर क्या लगा हुआ रहता है दोस्तों, एक बैलून लगा हुआ रहता है। हम ऐसे इसके अंदर वेन में डालेंगे, वेन में डालने के बाद में उसके टिप पर एक बैलून लगा हुआ रहता है, ये बैलून इसको ले जाने में क्या करता है दोस्तों, हेल्प करता है। एक काम और है इसका, ठीक है, यहां से ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और इससे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये चला जाता है। और इसकी जो टिप है दोस्तों, इस पे क्या है, बैलून है। देखो ये, एक मिनट रुकना, ये वाला जो देखो आपको दिख रहा होगा, दिस इज बैलून, जूम करके दिखा देता हूं। यहाँ पर ये देखो, ये इसकी टिप पर क्या लगा हुआ रहता है दोस्तों, बैलून लगा हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पर राइट एट्रियम में आया, राइट वेंट्रिकल में आया, और इससे पल्मोनरी आर्टरी के अंदर आया, ठीक है। तो अब इस बैलून का क्या काम है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो थोड़ा सा पहले इसके बारे में लिख लो कि क्या है, लिखो पल्मोनरी इट इज लिख लो यार,
वहां पर लिख तो दिया है ऊपर, तो लिखो इट इज ए डबल और ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर। ठीक है, एक डबल ल्यूमन या ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर है जिसको हम पहले किस में डालते हैं, किसके अंदर डालते हैं दोस्तों, इसके अंदर वेन के अंदर डालते हैं, और उस वेन से सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ये पहुंचता है। ठीक है, इट इज ए डबल या ट्रिपल ल्यूमन कैथेटर विद ए बैलून टिप, क्योंकि इसकी टिप पे ऊपर क्या लगा रहता है, बैलून लगा रहता है, विद ए बैलून टिप फ्रॉम वेयर नहीं टिप, इट इज ए डबल दैट इज इंसर्टेड इनटू, ऐसे लिखो दैट इज इंसर्टेड इनटू वेन, from where it is advanced into superior vena cava। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आप लिख लेना, सुपीरियर वेना कावा, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। उसके थ्रू हम इसे यहां तक क्या करते हैं दोस्तों, पहुंचाते हैं। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, यहां तक हमने इसको क्या कर दिया दोस्तों, पहुंचा दिया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर हमने इसको पहुंचा दिया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, अब इसका कारण क्या है भाई, इसका यूज क्यों कर रहे हैं ना, वो देखो, वो इंपॉर्टेंट है। तो इसका यूज क्यों कर रहे हैं, इसका यूज हम करते हैं दोस्तों, जो मेन तो सबसे पहले राइट एट्रियम में पहुंचा, तो हम चाहें तो इसके अंदर राइट एट्रियम का जो प्रेशर है दोस्तों वो देख सकते हैं। तो राइट एट्रियम का प्रेशर देख सकते हैं हम, इसमें राइट एट्रियम का प्रेशर देख सकते हैं, जिसे हम सेंट्रल वेनस प्रेशर भी बोलते हैं, जिसे हम किसी नाम जानते हैं सीवीपी, सेंट्रल वेनस प्रेशर। ये हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं दोस्तों, मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा वहां से किसके अंदर जाएगा, ये पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो जो पल्मोनरी जो आर्टरी है दोस्तों, उसका भी प्रेशर जो हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, तो पल्मोनरी जो आर्टरी है दोस्तों उसका भी हम प्रेशर देख सकते हैं, पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर भी देख सकते हैं। अब इसके अंदर एक प्रेशर और देखते हैं, उस प्रेशर को हम बोलते हैं पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। ठीक है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर बोलते हैं उसे हम, पल्मोनरी, मैं समझा दूंगा ये क्या होता है, पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर। ठीक है, देखो पहला सेंट्रल वेनस प्रेशर, आपने देखा क्या, सीवीपी देखा, राइट जो राइट एट्रियम जो प्रेशर है वो क्या कहलाता है दोस्तों, आपका सीवीपी कहलाता है। तो सीवीपी जो है आपने बार बार पढ़ते हो, मॉसबी के अंदर तो 2 से 6 mm ऑफ एचजी लिखा हुआ है, लेकिन आप इसको याद रखो 3 to 8 mm ऑफ एचजी होता है। कितना होता है, 3 से 8 mm ऑफ एचजी, ये क्या होता है दोस्तों, नॉर्मल होता है। 3 to 8 mm ऑफ एचजी क्या होता है दोस्तों, ये नॉर्मल होता है। इसके बाद है पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर। अब पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो हम 2 प्रकार से देखते हैं, एक तो सिस्टोलिक देखते हैं, एक डायस्टोलिक। लेकिन अगर ऑप्शन में मान लो दोनों ही लिखा है तो भी दिक्कत हो जाएगा, तो इसको लिख लो, पल्मोनरी आर्टरी का क्या, तो आपको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इन पल्मोनरी आर्टरी, या फिर लिखेगा वो कुछ भी नहीं लिखेगा, तो एक ही लिख दिया तो फिर वो मीन मान लेंगे हम। तो जो सिस्टोलिक है वो ज्यादा होता है, तो ये होता है लगभग 15 से 30, मान लो 16 से 30 के बराबर होता है, 16 से 30 mm ऑफ एचजी ये होता है, लगभग 16 से 30। डायस्टोलिक है वो थोड़ा सा कम होता है, ये होता है लगभग 8 से 12, और मीन जो इनका लगभग 15। तो बच्चों आपको और कुछ भी याद नहीं रहे तो मीन याद रख लेना बस। भाई पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो प्रेशर है दोस्तों, मीन जो प्रेशर होता है वो लगभग कितना होता है, 15 होता है। ठीक है, अब पल्मोनरी आर्टरी के अंदर जो प्रेशर ये याद करना तो बिल्कुल टफ नहीं है। मीन जो इसके अंदर जो प्रेशर आता है ना, दैट इज पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर, या फिर इसको कई बार पल्मोनरी आर्टरी कैपिलरी प्रेशर भी लिख देते हैं। तो पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर या फिर पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर भी लिख देते हैं। अब देखो एक्चुअली में दोस्तों हम पहुंच कौन सी एरिया तक रहे हैं, हम राइट एरिया ऑफ हार्ट तक पहुंच रहे हैं। हम कहां तक पहुंच रहे हैं, राइट एरिया ऑफ हार्ट तक ही हम पहुंच पा रहे हैं, यहां से यहां तक और आर्टरी। लेकिन हमें अगर देखना हो, इस एरिया को इवाल्युएट करना हो, लेफ्ट को, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, तो वो मुश्किल है, क्योंकि यहां तो हमने वेन में डाल दिया, सीधा ये यहां तक पहुंच गया, लेकिन इसमें डायरेक्ट डालना क्या होता है, मुश्किल होता है। तो यहां पर कैथेटर को हम इंसर्ट नहीं कर पाते हैं। तो यहां का प्रेशर मेजर करने के लिए हम पल्मोनरी जो आर्टरी वेज जो प्रेशर है, या पल्मोनरी कैपिलरी जो वेज प्रेशर है दोस्तों, इसी का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। आपको सर कैसे यूज करते हैं, हम जानते हैं कि यहां से पल्मोनरी जो आर्टरी है ना दोस्तों वो जाती है, और पल्मोनरी आर्टरी जाने के बाद यहां पर 4 क्या आती है, पल्मोनरी
वेन आती हैं जो कि आपके इसके अंदर ब्लड को लेके आएंगे, ठीक है। ये राइट एट्रियम हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया, राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। तो लेफ्ट जो एट्रियम है उसके अंदर 4 पल्मोनरी वेन लेके आती हैं। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, कुछ ये जो बैलून हमने डाला था, मैंने कहा था ना बैलून डालते हैं, इस बैलून को हम क्या कर देते हैं दोस्तों, यहां पर पल्मोनरी आर्टरी में इन्फ्लेट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इन्फ्लेट कर देते हैं, मतलब फुला देते हैं। इसको फुलाने से क्या होगा दोस्तों, कुछ सेकंडों के लिए करते हैं, ऐसे नहीं हो कि आप सोच रहे हो कि भाई ऐसे तो पर्सन की डेथ हो जाएगी। कुछ सेकंडों के लिए हम इसको, जब इस बैलून को हम इन्फ्लेट करेंगे तो आगे का जो सर्कुलेशन है ना दोस्तों वो रुक जाएगा, ठीक है। आगे का जो सर्कुलेशन है वो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, मतलब जो लेफ्ट एट्रियम के अंदर जो ब्लड आ रहा है वो भी कुछ सेकंडों के लिए क्या होगा, रुकेगा। तो यहां पर हम इस बैलून को क्या करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे। तो उस दौरान जब हमने इस बैलून को इन्फ्लेट किया, उस दौरान यहां पर जो प्रेशर है दोस्तों वो क्या कहलाता है, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर या पल्मोनरी कैपिलरी वेज प्रेशर ये कहलाता है। एक्चुअली में ये प्रेशर रहता ही नहीं है, कोई प्रेशर होता ही नहीं है। भाई नॉर्मल पर्सन है, मेरे में तो कोई रुकावट नहीं है ना, तो मेरे अंदर आप अगर कहो कि भाई नॉर्मल पर्सन खड़ा है उसके अंदर आप देख सकते हो, कभी भी नहीं देख सकते आप। तो ये नॉर्मल में ये एग्जिस्ट नहीं करता। पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर तभी काम करता है, तभी हम ले सकते हैं जब हमने यहां पर पल्मोनरी कैथेटर डालेंगे और इसको क्या कर देंगे, रोक देंगे। तो इसको रोकने का फायदा क्या, तो एक्चुअली में दोस्तों इसको रोकने का यह फायदा होता है कि हमें इसकी रुकावट से लेफ्ट एट्रियम और जो लेफ्ट जो वेंट्रिकल है इसकी फंक्शनिंग का क्या पता चलता है, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि यहां से जो ब्लड है वो आगे जाएगा किसमें, लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में। तो मेनली लेफ्ट एट्रियम का जो प्रेशर है वो भी हमें क्या लग जाता है, इससे लगभग हमें पता लग जाता है। तो इसलिए पल्मोनरी आर्टरी जो वेज प्रेशर है वो बहुत ज्यादा यूजफुल है। क्यों, क्योंकि इसके द्वारा हम लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर की जो फंक्शनिंग है दोस्तों वो हम देख सकते हैं, इसलिए ये क्या होता है, यूजफुल होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब एक बार इसको लिख लो कि भाई ये कितना कितना होता है, तो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस सीधा याद नहीं हो तो 5 याद रखो, और अगर एवरेज याद रखना चाहते हो तो 4 से 12 mm ऑफ Hg होता है, mm ऑफ Hg। और अगर वैसे याद रखना चाहते हो तो 5 mm ऑफ Hg याद रखो, एवरेज नहीं याद रखना चाहते तो 5 mm, ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है दोस्तों, इस प्रोसीजर को हम किस नाम से जानते हैं, इस प्रोसीजर को हम पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के नाम से या कैथेटराइजेशन के नाम से हम इस प्रोसीजर को जानते हैं। तो मैं मानता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज आती है, ये पल्मोनरी आर्टरी जो वेज जो प्रेशर आती है, जो कि नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये हमें लेफ्ट एट्रियल जो प्रेशर है उसके बारे में हमें बताता है, और लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकुलर की जो फंक्शनिंग है उन दोनों के फंक्शनिंग के बारे में, और लेफ्ट एट्रियल के प्रेशर के बारे में हमें ये बताता है, इसमें ये काम आता है। इसका क्या नाम है ये जरूर ध्यान रख लेना, इसे हम स्वान गेंज या राइट हार्ट कैथेटर के नाम से भी जानते हैं। अब आ जाओ, एक नर्स प्रिपेयर कर रही है पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के लिए, तो कौन सी इंफॉर्मेशन है कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मॉनिटरिंग ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। मैंने आपको जब एक क्वेश्चन बताया था ना, जब मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, 2 चीजें सही हो सकती है, लेकिन बेस्ट कौन सा वो ढूंढेंगे। देखो, स्ट्रोक वॉल्यूम नहीं देखते, कोरोनरी आर्टरी की पेटेंसी तो बिल्कुल यहां पर चेक नहीं कर देते हैं, कार्डियक कैथेटराइजेशन से चेक की जा सकती है, यहां इससे चेक नहीं करते हैं, ठीक है। तो वेनस जो प्रेशर है वो असेस कर सकते हैं, हाँ जी, वेनस प्रेशर असेस करते हैं, वो भी कौन सा करते हैं, सेंट्रल वेनस प्रेशर करते हैं, ठीक है। कौन सा करते हैं दोस्तों, सेंट्रल वेनस प्रेशर हम क्या करते हैं, असेस करते हैं। लेकिन एक तो पहली बात तो इसने सेंट्रल वेनस प्रेशर नहीं लिखा, दूसरी बात दोस्तों कि उससे भी बेस्ट इसने लिख रखा है क्या, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शनिंग, ठीक है। उससे भी बेस्ट क्या लिख रखा है इसने, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फंक्शनिंग लिख रखा है। तो ये ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि ये जो करना है ना ये डिफिकल्ट है, ये करना क्या होता है दोस्तों, डिफिकल्ट होता है, ठीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। इसको करने का मेन पर्पज ज्यादातर यही होता है। एक चीज मैंने आपको नहीं बताई कि भाई इसके अंदर वेन कौन सी यूज करते हैं। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर वेन यूज करते हैं, वेन के थ्रू डालेंगे, फिर उससे किसमें पूछेगा, सुपीरियर वेना कावा के अंदर पहुंचेगा। तो सबसे ज्यादा जो मतलब इजिली एक्सेसिबल जो वेन है वो हम यूज करते हैं, जल्दी से हमें मिल जाए, तो वो करते हैं हम राइट इंटरजुगुलर वेन, राइट इंटरनल जुगुलर वेन। अगर राइट इंटरनल जुगुलर वेन नहीं मिल रही है तो फिर हम यूज करेंगे सब क्लेवियन वेन, सब क्लेवियन, ठीक है। और सब क्लेवियन में मेनली करते हैं लेफ्ट सब क्लेवियन वेन हम क्या करते हैं दोस्तों, यूज करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद लेफ्ट इंटरनल जुगुलर वेन, फिर राइट सब क्लेवियन वेन, ऐसे यूज करते हैं। और ठीक है, ये दो तो आपको सीरीज में लिखनी है। इसके अलावा अदर में फीमोरल भी लिख लेना कि फीमोरल भी हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें लिख लो
पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के द्वारा, पल्मोनरी आर्टरी कैथेटर के द्वारा हम पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर असेस कर सकते हैं, वेज प्रेशर असेस कर सकते हैं, जो कि हमें लेफ्ट एट्रियल प्रेशर एंड लेफ्ट एट्रियल एंड वेंट्रिक्यूलर फंक्शनिंग के बारे में बताती है, फंक्शनिंग के बारे में बताता है, प्रेशर है तो बताता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है ये। एक क्लाइंट विद थ्रोम्बोएम्बोलिटिक डिसऑर्डर, ठीक है, थ्रोम्बस या एम्बुलस जो बन जाता है, ऐसे डिसऑर्डर वाले क्लाइंट थ्रोम्बोएम्बोलिटिक डिसऑर्डर है, उसको कंटिन्यूअसली क्या मिल रहा है दोस्तों, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन ऑफ हिपेरिन मिल रहा है 1000 यूनिट पर आवर। देयर आर 25,000 यूनिट ऑफ हिपेरिन इन 500 ml ऑफ 5% डेक्सट्रोज। भाई हमें पेशेंट को जो देना है ना कंटिन्यूअसली, देखो कंटिन्यूअसली हमें जो देना है वो तो कितना देना है, मतलब हमारी डिजायर्ड डोज हो गई एक तरह से। तो हमारी डिजायर्ड जो डोज है दोस्तों वो कितनी है, 1000 यूनिट देना है हमें पर आवर। लेकिन हमारे पास जो सॉल्यूशन है, मान लो कि आपके पास 5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है, वो कितना ml है, 500 ml। तो इसको कोई लेना देना नहीं है कि क्या है, 500 ml है और इसके अंदर कितनी है दोस्तों, 25,000 यूनिट है। अब ये पूछ रहा है कि भाई आप कितनी ml पर आवर दोगे, कितना ml क्या दोगे दोस्तों पर आवर इसके अंदर दोगे। भाई सिंपल सी बात तो ये है कि आप इसको दोनों तरीके से निकाल सकते हो। पहले तो ये निकाल लो कि भाई जब 500 ml में 25,000 है तो हम 1 ml में निकाल लेंगे और फिर बता देंगे भाई हमें 1000 यूनिट देनी है तो कितनी देनी है। तो देखो 25,000 जो यूनिट है वो 500 ml में है, तो 1 ml में कितना हो गया, तो 1 ml में हो गया, इधर लिख देता हूं थोड़ा सा आपको दिखे, चलो इधर लिख देता हूं, 1 ml में निकाल लो। तो 1 ml में कितना हो जाएगा दोस्तों, 25,000 अपॉन 500। भाई सिंपल सी बात है ना, 500 ml में 25,000 ml है तो हमें 1 ml में निकालना है। तो 1 ml के अंदर से निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 0 से 2 0 कट और ठीक है 50 यूनिट हो गया। 1 ml के अंदर कितने यूनिट हो गया दोस्तों, 50 यूनिट हो गया। लेकिन हमें देना कितना है, 1000 यूनिट। तो कितने ml दोगे, भाई 1 ml में 50 यूनिट है और आपको देना है 1000, तो 1000 यूनिट दोगे तो कितना दोगे आप, 1000 में 50 का भाग दे दो तो 20 ml दोगे, 20 ml पर आवर। सिंपल सी बात है भाई, 50 यूनिट को आप 20 ml से गुणा करोगे तो 1000 आ जाएगा ना। तो 1000 यूनिट ही हमें देनी है, तो 1000 यूनिट कितने ml में बनेगी भाई, 20 ml के अंदर बनेगी। लेकिन कुछ बच्चे, वही बच्चे दूसरे वाले बच्चे जो कहेंगे कि सर मुझे तो ऐसे समझ में बिल्कुल नहीं आता, आप तो फॉर्मूला बताओ और आगे बढ़ो। तो भाई उनके लिए फॉर्मूला है डिजायर्ड डोज अपॉन अवेलेबल डोज, और जो अवेलेबिलिटी है ml में वो मैंने वहां पे बताया था कि टैबलेट लिखा है तो टैबलेट, ml लिखा है तो ml। डिजायर्ड जो डोज है, डिजायर्ड डोज, ये डिजायर्ड अवेलेबिलिटी के लिए, डिजायर्ड जो डोज है दोस्तों वो कितनी है हमारी, 1000 यूनिट। कितने ml में है वो नहीं पता, क्योंकि हमें कितने ml देने हमें पता ही नहीं है। अवेलेबल जो डोज है दोस्तों वो कितनी है, 25,000। कितने ml में है, 500 ml में। अब पर आवर ही दे रखा है, इसमें भी पर आवर है तो उस आवर का हमें कोई लेना देना यहाँ पे नहीं पड़ेगा। बस इनको मल्टीप्लाई कर लो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो 25,000 गुणा में x बरोबर में ये इधर होगा, तो 500 गुणा में 1000, तो 1000 करोगे तो 100, ठीक है। 500 गुणा में 1000 कर दिया, आप कहोगे सर ये क्या कर दिया, तो x बरोबर क्या हो जाएगा, ये बट्टे में 25,000, 3 0 से 3 0 कट, 25 दूनी 50, ये लो 20 ml पर आवर हो गया। ऐसे भी निकाल सकते हो भाई, जिन बच्चों को लगे कि सर हमें तो ऐसे बताओ तो ऐसे बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, ठीक है, एक सेकंड में टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया, ठीक है अभी तो है हमारे पास टाइम। एन ओल्डर एडल्ट विद सेरिब्रल आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, देखो एक तो होता है भाई एथेरोस्क्लेरोसिस, एक होता है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का मतलब होता है कि भाई आर्टरी की हार्डनिंग होना, वो किसी भी रीजन से हो सकता है। लेकिन एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब वहां पर क्या बन रहा है, प्लेक बन रहा है, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल का प्लेक बन रहा है, फैट का प्लेक बन रहा है।
लेकिन आर्टेरियोस्क्लेरोसिस मतलब आर्टरी की हार्डनिंग होना चाहिए, वो कैल्शियम की डिपोजिशन के कारण हो, एज के बढ़ने के कारण हो, किसी भी कारण से हो, तो वो क्या कहलाता है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाता है। इज एडमिटेड विद एट्रियल फिब्रिलेशन एंड इज स्टार्टेड ऑन कंटिन्यूअस हिपेरिन इन्फ्यूजन। जब मैं आपको डिसरिथमिया पढ़ाऊंगा तब सारे चीजें एक साथ करवा दूंगा, आपको ईसीजी भी करवा दूंगा और जितने भी वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, एट्रियल फिब्रिलेशन, साइनस टैकीकार्डिया, सब चीजें मैं आपको वहां पर एक साथ करवाऊंगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, एक क्लाइंट है दोस्तों, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस का क्लाइंट है, उसको एट्रियल फिब्रिलेशन हुआ है और हमने उसको कंटिन्यूअस हिपेरिन इन्फ्यूजन पे रखा है, मतलब उस क्लाइंट को हम कंटिन्यूअसली क्या दे रहे हैं दोस्तों, हिपेरिन दे रहे हैं। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इनेबल्स द नर्स टू कंक्लूड दैट द एंटीकोगुलेंट थेरेपी इज इफेक्टिव। हमें कैसे पता लगेगा कि भाई ये जो एंटीकोगुलेंट जो थेरेपी हम दे रहे हैं ना, ये इफेक्टिव है या नहीं है। तो दोस्तों इसके अंदर ध्यान रखना, जब भी हम क्लाइंट को हिपेरिन देते हैं ना, तो उस समय हम क्लाइंट का क्या देखते हैं, एपीपीटी वैल्यू देखते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटीटी। ये अगर ट्वाइस द यूजुअल वैल्यू है तो हम ये समझ जाएंगे भाई अभी हमारी एंटीकोगुलेंट जो थेरेपी है वो क्या कर रही है, काम कर रही है, इफेक्टिव है। कैसे है, बात करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो, ये है आपकी ब्लड क्लोटिंग मैकेनिज्म, बस थोड़ा सा बताऊंगा, पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, बस सिर्फ समझाने के लिए कि भाई एक्टिवेटेड जो पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम है उसके अंदर क्या क्या आते हैं। ठीक है, देखो दो प्रकार की मैकेनिज्म होती है हमारी बॉडी में, एक होती है एक्सट्रिंसिक पाथवे, एक होती है इंट्रिंसिक, और एक होती है जो दोनों में काम करती है, दैट इज कॉमन पाथवे, चाहे वो एक्सट्रिंसिक हो या इंट्रिंसिक। ब्लड वेसल्स की अगर डैमेज होती है तो इंट्रिंसिक है, टिश्यू डैमेज होते हैं तो एक्सट्रिंसिक है, और दोनों में साथ काम एक तो करेगी, दैट इज कॉमन पाथवे। तो दोस्तों एपीटीटी जो है ना, पहला क्वेश्चन सीधा सीधा ये बनता है कि भाई एपीटीटी हम किस चीज को असेस करने के लिए देते हैं। तो एपीटीटी हम दो चीजों को असेस करने के लिए देते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम है ना, वो एक्सट्रिंसिक पाथवे को असेस करता है, वैसे एपीटीटी जो मेनली असेस करता है वो इंट्रिंसिक पाथवे को और कॉमन पाथवे के जितने भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर हैं उनकी डेफिशिएंसी को असेस करने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एक्टिवेटेड पार्शियल प्रोथ्रोम्बिन जो टाइम है वो क्या करते हैं, हम असेस करते हैं। एपीटीटी हम क्या करते हैं दोस्तों, असेस करते हैं। ठीक है, एक्टिवेटेड पार्शियल एपीटीटी है ना, प्रोथ्रोम्बिन सॉरी थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा है ना, एपीटीटी एक्टिवेटेड पार्शियल, मैं प्रोथ्रोम्बिन बोल दिया शायद, एपीपीटी कर दिया मैंने, थ्रोम्बोप्लास्टिन करना है इसको, थ्रोम्बोप्लास्टिन सॉरी, थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। ठीक है, एपीटीटी थ्रोम्बोप्लास्टिन आएगा ना, टी है ना। तो अभी इसके बारे में अच्छे से समझाऊंगा आपको। तो पहला क्वेश्चन सीधा सीधा ये बन जाता है दोस्तों कि एपीटीटी है ना, कौन सी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसी को देखने के लिए देते हैं। तो ध्यान रखना, इंट्रिंसिक पाथवे के जितने भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स आएंगे और कॉमन पाथवे के जितने भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स आएंगे ना, उनको देखने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, एपीटीटी करते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आता है दोस्तों वो आता है कि भाई इसके अंदर हम कौन सी वाइल यूज करते हैं। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर भी बता दूंगा मैं आपको अभी। एक क्वेश्चन इसमें बनता है कि हम कौन सी जो वाइल है, इसमें मैंने डाउनलोड किया नहीं है ना, कौन सी, हाँ ये रही ना, ठीक है दिस वन, कौन सी वाइल यूज करते हैं दोस्तों। तो इसके अंदर ये वाली वाइल यूज करते हैं इसके सैंपल के लेने के लिए, एपीटीटी का सैंपल लेने के लिए हम ये वाइल यूज करते हैं, दैट इज ब्लू टॉप वाइल। क्या है ये, ब्लू टॉप वाइल है। दूसरा क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इस वाइल के अंदर कौन सा केमिकल पाया जाता है। तो इसके अंदर पाया जाता है सोडियम सिट्रेट। क्या पाया जाता है, सोडियम सिट्रेट पाया जाता है इसके अंदर। ठीक है, क्या पाया जाता है, सोडियम सिट्रेट। अब देखो भाई एपीटीटी का मीनिंग क्या हुआ, एक्टिवेटेड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन जो टाइम है उसका मीनिंग क्या हुआ, एपीटीटी क्या टाइम है ये। तो दोस्तों ये वो टाइम है जो ब्लड को क्लोट होने में लगता है। अब नॉर्मली जो क्लोट होने में टाइम लगता है वो वाला टाइम नहीं है, मतलब हम ब्लड के अंदर कुछ चीजें क्या करते हैं दोस्तों, मिक्स करते हैं, और मिक्स करने के बाद में हम देखते हैं कि अब ये कितना टाइम ले रहा है। तो उस टाइम को हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, एपीटीटी के नाम से जानते हैं। तो एपीटीटी इज द टाइम टेकन फॉर, इज द टाइम, वैसे मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है इसको है ना, आपने पिछली क्लासेस में जाकर देख सकते हो आप, टाइम फॉर द ब्लड टू क्लोट, भाई ब्लड को क्लोट होने में कितना टाइम लगता है। लेकिन इसके अंदर हम कुछ मिक्स करते हैं, उसके बाद हम इसे चेक करते हैं आफ्टर एडिंग। इसके अंदर हम क्या चीजें मिक्स करते हैं दोस्तों, मेनली इसके अंदर जो चीजें हम मिक्स करते हैं वो मिक्स करते हैं हम इसके अंदर फॉस्फोलिपिड एंड कैल्शियम। ठीक है, क्या यूज करते हैं, फॉस्फोलिपिड, अभी समझाऊंगा इनको भी मैं, फॉस्फोलिपिड लिपिड एंड कैल्शियम, इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटर एंड कैल्शियम। ठीक है,
फॉस्फोलिपिड और कैल्शियम इसमें ऐड कर दिया हमने ब्लड के अंदर। ऐड करने के बाद में दोस्तों फिर हम क्या देखते हैं, क्लोटिंग टाइम देखते हैं। तो ये क्या कहलाता है आपका, एपीटीटी कहलाता है। देखो कैसे काम करता है मैं बताता हूं, इस प्रोसीजर को बताता हूं। सबसे पहले हमने ब्लड लिया, ब्लड में हमने वायल में लिया सोडियम सिट्रेट। क्या लिया दोस्तों हमने, सोडियम सिट्रेट वायल लिया। ये सोडियम सिट्रेट क्या काम कर देती है दोस्तों, कैल्शियम की फंक्शनिंग को रोक देती है। अब जब कैल्शियम है वो काम नहीं करेगा तो ये ब्लड क्या नहीं होता, इस वायल के अंदर क्लोट नहीं होता। ये उसी टाइम क्लोट हो गया तो फिर आगे क्लोटिंग क्या देखेंगे हम, तो ये उसी टाइम कैल्शियम को फंक्शनिंग क्या कर देती है, बंद कर देती है ये। तो जो ब्लड है वो क्लोट नहीं होता सोडियम सिट्रेट की वायल में। अब जब ये लैब के अंदर जब ये वायल आएगी दोस्तों, तो एक तो इसके अंदर हम क्या मिलाएंगे, इसमें फॉस्फोलिपिड कैल्शियम एंड एक्टिवेटर, ऐसे लिखो फॉस्फोलिपिड कैल्शियम एंड एक्टिवेटर लिखो, सॉरी फॉस्फोलिपिड एक्टिवेटर की तरह काम नहीं करता। अभी मैं समझा दूंगा एक्टिवेटर क्या होता है। तीन चीजें मिक्स करते हैं ना, दो नहीं, एक तो हम फॉस्फोलिपिड मिक्स करते हैं, एक कैल्शियम मिक्स करते हैं और एक इसमें क्या मिक्स करते हैं, हम एक्टिवेटर मिक्स करते हैं। देखो अब ब्लड को हमें क्लोट बाद में करवाएंगे, पहले हम इसके अंदर क्या चीजें करेंगे, कुछ चीजें क्या करेंगे दोस्तों, मिक्स करेंगे। एक तो हम इसके अंदर जो मिक्स करते हैं वो करते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड जो होता है ना, जो हमारी बॉडी के अंदर से प्लेटलेट काम करती है, क्योंकि क्लोटिंग के लिए प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है ना, तो उसे प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम कौन करेगा, फॉस्फोलिपिड करेगा। तो ये काम करता है किसकी तरह दोस्तों, प्लेटलेट की तरह। एक इसके अंदर हम मिलाएंगे एक्टिवेटर, जैसे हम बोलते हैं सरफेस एक्टिवेटर। सरफेस एक्टिवेटर मेनली इसके अंदर एक सरफेस एक्टिवेटर मिलाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कैओलिन। ठीक है, मेनली कैओलिन मिलाया जाता है। क्यों मिलाया जाता है अभी इसको समझा दूंगा। एक जो इसके अंदर मिलाते हैं दोस्तों वो हम मिलाते हैं कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड अब आपको समझाता हूं कैसे। भाई ब्लड को क्लोट होने के लिए प्राइमरी मैकेनिज्म में देखो, एक तो क्या शुरू में क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन होता है, तो प्लेटलेट डाल देते हैं। एक दोस्तों ये बारवा जो ब्लड क्लोटिंग फैक्टर है ना, ये क्या हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है। और इसको एक्टिवेट होने के लिए कुछ चीजें चाहिए। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर तो एक्टिवेटर है, लेकिन यहां पर वो एक्टिवेटर नहीं है, तो इसलिए क्योंकि यहां से जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी तभी प्रोसेस आगे चली जाएगी पूरी। ठीक है, 12 है वो एक्टिवेट हो गया, इसने 11 को एक्टिवेट किया, इसने 9th को एक्टिवेट किया, इसने 8th को एक्टिवेट किया, 8th ने इसको एक्टिवेट किया, 10वीं को एक्टिवेट कर दिया, इसने 5वीं को एक्टिवेट कर दिया, फिर जो सेकंड है उससे प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन बन गया, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन गया। तो ये इस प्रकार से चल रहा है। लेकिन इस 12 को एक्टिवेट कैसे करवाएं हम, क्योंकि अभी बॉडी के अंदर तो है नहीं। अब बॉडी के अंदर तो ऐसी चीजें थी जो इसको क्या कर रही थी दोस्तों, एक्टिवेट कर रही थी। इसलिए हम बाहर से इसको एक्टिवेट करने के लिए एक्टिवेटर डालते हैं, जो कि क्या कहलाता है, सरफेस एक्टिवेटर कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल क्या है दोस्तों, कैओलिन है। ये क्या काम करता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 को क्या कर देता है दोस्तों, एक्टिवेट कर देता है, जिससे कि आपकी इंट्रिंसिक जो मैकेनिज्म है वो क्या कर देती है, स्टार्ट हो जाती है। सोडियम सिट्रेट जो है ना, इस कैल्शियम को इसने न्यूट्रल कर दिया, तो अब बॉडी के अंदर तो कैल्शियम भी होता है, तो अब बाहर से फिर हमको वापस से क्या देना पड़ता है, कैल्शियम देना पड़ता है। अब सोडियम सिट्रेट भी देना जरूरी था, नहीं तो ब्लड वहीं क्लोट हो जाता। तो उस क्लोट को रोकने के लिए हमने वहां तो सोडियम सिट्रेट दिया, लेकिन जब लैब के अंदर आ गया तो अब हमें जो ब्लड है उसके अंदर कैल्शियम प्रेजेंट होता है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है कैल्शियम, तो वापस से हम क्या देंगे, कैल्शियम देंगे। तीन चीजें दी, फॉस्फोलिपिड दिया, सरफेस एक्टिवेटर दिया और कैल्शियम क्लोराइड दिया। फॉस्फोलिपिड जो है वो प्लेटलेट की तरह काम करता है, उसकी सब्स्टिट्यूट की तरह काम करता है। सरफेस एक्टिवेटर जो है दोस्तों वो हमारी बॉडी के जो एक्टिवेटर्स हैं, जो कि ब्लड क्लोटिंग फैक्टर नंबर 12 को एक्टिवेट करते हैं, उसकी तरह काम करेगा। और जो कैल्शियम जो क्लोराइड है वो किसकी तरह काम करेगा दोस्तों, कैल्शियम की तरह काम करेगा। अब इसके यूजेस देखो क्या क्या है। एपीटीटी जो है ना, सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि जब किसी भी पेशेंट के अंदर हिपेरिन जो थेरेपी है वो दी जाती है ना, तो उस दौरान हम क्या करते हैं दोस्तों, एपीटीटी क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। हिपेरिन थेरेपी देते समय हम क्या करते हैं, ये मॉनिटर करते हैं। दोस्तों ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की डेफिशिएंसीज देखने के लिए भी इसको मॉनिटर करते हैं। ब्लड क्लोटिंग जो फैक्टर है, फैक्टर्स हैं, उनकी डेफिशिएंसीज के लिए भी हम क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। कौन से ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, तो मैंने आपको पहले बताया था, एक्सट्रिंसिक मैकेनिज्म के प्लस कॉमन पाथवे के। इनकी अगर हमें डेफिशिएंसी देखनी है तो हम इसको देखेंगे। जैसे मैं वैसे लिख देता हूं 12, वैसे इनको लिखना उस प्रकार से चाहिए रोमन में, लेकिन थोड़ा सा सही याद जल्दी हो जाता है इससे। ठीक है, 12वां, 11वां, 9वां, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। आपको जो आपको अगर ब्लड क्लोटिंग की मैकेनिज्म आती है ना, तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। चलो वहीं देखते हैं ना, इनको छोड़ो, यहां लिखेंगे नहीं। यहां देखो किस किस की डेफिशिएंसी देखने के लिए काम करते हैं हम। ये देखो 12वें की, ठीक है, 11वें की, 9वें की और आपकी 8वें की। अब इधर आ जाओ, कौन सा आ गया, 10वां आ गया, ठीक है, 5वां आ गया, दूसरा आ गया और पहला आ गया, दूसरा आ गया और पहला आ गया। तो इन सबको देखने के लिए हम करते हैं। तो इनको इधर लिख लो।
कि भाई कौन सी मैकेनिज्म एक्सट्रिंसिक और कॉमन के लिए हम करते हैं। तो आपका 12वां आ गया, ठीक है, फिर 11वां आया, फिर कौन सा आया आपका 9वां आया, फिर आपका 8वां आ गया, फिर जो 8वें से हम किस में गए थे, 8वें से हम 10वें में, 10वें से 5वें में, और 10वां 5वां दूसरा पहला, 10वां 5वां दूसरा और पहला। अगर इनमें से किसी भी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर की अगर डेफिशिएंसी देखनी है तो आप एपीटीटी क्या कर सकते हो दोस्तों, कर सकते हो। कुछ क्वेश्चंस और बनते हैं कि एक क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि कोई भी पेशेंट है, अगर वो मान लो इंटरमिटेंट हिपेरिन थेरेपी पे है, मतलब कंटिन्यूस नहीं दे रहे हैं हम उसको, मान लो सुबह शाम दे रहे हैं ऐसे मान लो, तो उसके अंदर जो एपीटीटी का जो सैंपल है वो कब लिया जाएगा, एपीटीटी का जो सैंपल है वो कब लिया जाएगा अगर कोई भी पेशेंट इंटरमिटेंट हिपेरिन थेरेपी के ऊपर है तो ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो ये होगा कि जैसे ही आप दोबारा से हिपेरिन थेरेपी स्टार्ट करना चाह रहे हो उससे नेक्स्ट शेड्यूल से लगभग हम 1 घंटा पहले लेंगे, ठीक है। तो 1 आवर बिफोर, 1 आवर बिफोर नेक्स्ट शेड्यूल, जो नेक्स्ट शेड्यूल होगा उससे, ठीक है। नेक्स्ट दोस्तों जो इसका जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भाई मान लो कि इस हैंड के अंदर हिपेरिन चल रहा है, तो आप जो एपीटीटी का सैंपल लोगे वो हमेशा ऑपोजिट हैंड से लेना है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। तो टेक सैंपल फ्रॉम ऑपोजिट हैंड, टेक, ऊपर ले देता हूं, टेक सैंपल फ्रॉम ऑपोजिट हैंड। अब नॉर्मल एपीटीटी का लेवल जो है वो कितना होता है, कितना टाइम लेता है, अगर ये चीजें हम मिक्स कर दें तो ब्लड जो है वो क्लोट होने में कितना टाइम लेगा, तो 30 से और 40 सेकंड का टाइम लेगा, 30 से 40 सेकंड का। लेकिन हिपेरिन दे रहे हैं तो भाई टाइम तो बढ़ेगा ना, तो हिपेरिन देने पर जो टाइम है दोस्तों मोस्ट भी तो 1.5 से 2 गुना मानती है, लेकिन सोनटस में 1.5 से 2.5 गुना दे रखा है, 1.5 से और 2.5 गुना क्या लगता है दोस्तों इसके अंदर टाइम लगता है। एक क्वेश्चन और दे रखा है कि अगर ये टाइम 100 सेकंड से ज्यादा हो जाता है, मतलब एपीटीटी का टाइम अगर 100 सेकंड से ज्यादा हो जाता है और जो क्लाइंट है वो अगर हिपेरिन थेरेपी के ऊपर है या उसके अंदर कोई भी प्लेटलेट का कोई भी डिसऑर्डर है, तो ऐसे क्लाइंट के अंदर ब्लीडिंग के चांसेस हो सकते हैं। तो हमें ब्लीडिंग प्रिकॉशंस लेने की क्या है जरूरत है, पेशेंट को देने की जरूरत है कि उसको ब्लीडिंग हो सकती है, तो ब्लीडिंग प्रिकॉशन देने की क्या पड़ सकती है दोस्तों, जरूरत पड़ सकती है। आगे क्वेश्चन आएगा उसमें पीटीआईएनआर के बारे में बात करेंगे, मैंने आगे देखा है वो क्वेश्चन है तो अभी यहाँ पर बात करने की जरूरत है नहीं। अब इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो हो ही गया कि इन एपीटीटी ट्वाइस द, देखो मैंने कहा था कि हिपेरिन के अगर ऊपर है तो 2 से 2.5 गुना जब है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर हिपेरिन पे नहीं है तो उस कंडीशन के अंदर जरूर हो सकता है, लेकिन अगर हिपेरिन पे है तो 2 से 2.5 गुना में कोई दिक्कत नहीं है। वैसे 30 से 40 सेकंड क्या होता है दोस्तों इसका नॉर्मल टाइम पीरियड होता है, ठीक है, बस यही है, इसको लिख लो। हाँ बाकी के ऑप्शन भी देख लेते हैं ना, सॉरी बाकी के जो ऑप्शन है वो भी देख लेते हैं एक बार। पहला दे रखा है इन रिडक्शन ऑफ कंफ्यूजन, भाई कंफ्यूजन ठीक हो जाएगा, भाई ठीक है आपने हिपेरिन दिया लेकिन पहले से जो इस्चेमिया हो रखा है ना ब्रेन के अंदर वो इतने जल्दी ठीक नहीं हो पाता है, तो उसके कारण जो कंफ्यूजन होगा वो क्या लेता है, टाइम लेता है, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सेकंड दे रखा है एब्सेंस ऑफ एकाइमोटिक एरियाज, भाई हिपेरिन आपने ज्यादा दिया तो एकाइमोसिस होगा, वो टॉक्सिक इफेक्ट को दिखाता है, वो इसके इफेक्ट को नहीं दिखाता कि भाई एंटीकोगुलेंट थेरेपी वो काम कर रही है या नहीं कर रही, एंटीकोगुलेंट थेरेपी हिपेरिन काम कर रही है या नहीं कर रही, इसके लिए हम क्या देते हैं दोस्तों, एपीटीटी देखते हैं। यहाँ पर गलत लिख दिया इसने एपीपीटी, तभी मैंने वो गलती से लिख दिया एपीटीटी आएगा ये ना, तभी मेरे प्रोथ्रो में निकल गया, मैं सोचा यार मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि क्या चक्कर है, इसमें टाइप गलत कर दिया इन लोगों की टाइपिंग के कारण हो रहा है, एपीटीटी होता है एपीपीटी नहीं होता ना। तो एंड डिक्रीज्ड विस्कोसिटी ऑफ द ब्लड के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैं ये कह रहा हूँ एब्सेंस ऑफ एकाइमोटिक एरियाज, मतलब मान लो दोस्तों ये इसके इफेक्ट को नहीं दिखा रहा, ये दिखा रहा है कि अगर टॉक्सिक लेवल चला गया, अगर आपने हिपेरिन ज्यादा दे दिया ना तो उस क्लाइंट के अंदर क्या हो सकती है, ब्लीडिंग हो सकती है, तो टॉक्सिसिटी को दिखा रहा है वो, कि अगर भाई ये दिखा रहा है भाई टॉक्सिसिटी नहीं हो रही, लेकिन इफेक्ट को नहीं दिखा रहा। इफेक्ट को देखने के लिए आपको क्या देखना चाहिए दोस्तों, एपीपीटी देखना, एपीटीटी देखना चाहिए, ठीक है। एक बार लिख लो, अगर कोई पेशेंट हिपेरिन थेरेपी पे है, हिपेरिन थेरेपी पर है तो उसका एपीटीटी लेवल चेक करना चाहिए, ठीक है। बस अब
एक बार जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ। कल कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि सर एक बार रिवाइज करवा दिया करो, तो इसमें भी मैंने सीधा सा आपको बताया है कि भाई कोई हिपेरिन थेरेपी की है, आप उसका एपीटीटी लेवल देखो, और अगर उसका एपीटीटी का जो लेवल है दोस्तों वो अगर ट्वाइस भी है, 2.5 गुना तक भी है तो भी नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिपेरिन पे नहीं है तो 30 से 40 सेकंड क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा। इसके बाद में ये नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें कुछ बताने की थी नहीं। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है दोस्तों कि हम पल्मोनरी आर्टरी जो कैथेटर है उसका यूज क्यों करते हैं, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो फंक्शनिंग है उसको चेक करने के लिए हम ये करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन था कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ माइकार्डियल इन्फारेक्शन जो होता है वो क्या होता है, तो वो डिसरिथमिया होता है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या था कि भाई किसी भी क्लाइंट के अंदर कार्डियक कैथेटराइजेशन कर दिया तो उसके बाद में उसकी जो पल्स है जो कि डिस्टल है इंसर्शन साइड से, उसको हमें क्या करना चाहिए, असेस करना चाहिए। इसके बाद एक नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है कि नाइट्रोग्लिसरीन कैसे देते हैं, तो मैंने बताया था कि एक टैबलेट दी, फिर 5 मिनट के बाद, फिर 5 मिनट के बाद, और हर जो टैबलेट है वो कौन सी फॉर्म में दी जाती है, सबलिंगुअल फॉर्म के अंदर दी जाती है। कारण क्या होता है पेन का, चेस्ट पेन का, तो इस्चेमिया इसका कारण होता है। इसके बाद में ये डिजायर्ड डोज वाला, अवेलेबल डोज वाला है, तो ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और पहला जो क्वेश्चन था वो हमारे काम का था नहीं। तो ये हमारी एक छोटी सी क्लास थी। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। फिर से मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच।